स्टोरी की शुरुआत में हमें एक घायल हाथ को दिखाते हैं जो कि उठने की कोशिश कर रहा था और उसके सामने हमें एक काफी ज्यादा खतरनाक से डीमन को दिखाते हैं जो कि असल में हेवली डीमन था जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसके सामने एक लड़का था जो कि उसका सामना कर रहा था पर बहुत बुरी तरह खून खुआन था। और हमें बताया जाता है कि जो भगवान है वो मारे जा चुके हैं। सारी की सारी इंसानियत केवल पैसे को वर्शिप करती है और रिवर्स्ड आर्च इंजीनियरिंग को। और ये सब तब तक होता रहा जब तक आखिरकार उन लोगों ने अपने आप को एक स्लेव के अंदर कन्वर्ट नहीं कर लिया था। इस सब की वजह से इंसानियत बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। और जो हमारा एमसी यानी उसके जो सामने खड़ा हुआ लड़का था वो कहता है इसलिए आखिर ये चीज फेयर कैसे हो सकती है। उसके सामने खड़ा हुआ हेवली डीमन अपनी तलवार को आगे की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आगे ये चीज जरा सा भी सेंस कैसे बना सकती है। और जैसे वो उसके ऊपर हमला करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस सिटी के अंदर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है पर वो लड़का आखिर में यहाँ पर हार गया था। और हमें बताया जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बेस्ट अपोकलिप्टिक मॉडल फैंटेसी गेम जिसका नाम आर्केन सोल है। जिसके बाद हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपने फोन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये बेकार सा कचरा गेम है जो कि कहता है कि पैसे दो और जीत जाओ। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किंग जॉन सो है और ये 22 साल का स्कूल कॉलेज स्टूडेंट है। और असल में जो उसका प्लेयर था वो गेम के अंदर हार रहा था इसलिए वो कहता है कि आगे ये चीज जरा से फेयर कैसे हो सकती है। आखिर मेरे जैसे एक F2P प्लेयर जो कि काफी ज्यादा गरीब है आखिर वो इस गेम को किस तरीके से एंजॉय कर सकता है। तो उसके सामने खड़ा हुआ प्लेयर कहता है कि तुमने एक F2P प्लेयर बनने का डिसाइड किया था। ये सुनकर उसके सामने पड़ा हुआ किम थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो हंसते हुए उससे कहता है कि ये सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा है पर मैं शुरुआत से ही अपने ऑटो मोड के अंदर था और ये क्या करो अपना कान खुजाया जा रहा था। ये देखकर किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको गालियां देना चालू कर देता है। जिसके बाद वो हेवली डीमन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि पर फिर भी ये चीज कुछ जरूर से ज्यादा ही मजेदार थी क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी किसी F2P प्लेयर को इस तरीके से कुछ करता हुआ नहीं देखा था जो कि इतना ज्यादा अच्छा हो। और किम ये देखकर अपने मोबाइल में काफी ज्यादा गुस्से में कपकपाया जा रहा था और वो उसको काफी ज्यादा गालियां देता है। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये चीज फिर कैसे हो सकती है कि मैं एक वेल से हार जाऊं वो भी इस गेम के अंदर 10 घंटे बिता देने के बाद भी। आखिर ये गेम किस तरीके का है। ये एक लिटरली गैम्बल है जो कि ओपी कैरेक्टर्स के साथ होता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि इस तरीके बेकार से गंदे गेम के अंदर अपने समय को बर्बाद कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे अपने डेली कर लेना चाहिए जिससे मैं काम कर सकूं मेरे होमवर्क का। फिर इस सब के अलावा जो मेरा फ्री पुल है मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मुझे फिर से एक और दूसरा वॉरियर गेम ही मिलेगा। पर वो उसके ऊपर क्लिक करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो देखता है कि जैसे उसके जो प्लेटिनम सिल्वर चेस्ट था वो जैसे खुलता है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसे जो यहाँ पर मिला था वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। वो देखता है कि उसे यहाँ पर वही हेवली डीमन मिला था जिसकी रैंक SSR थी। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि वाह क्या सच में एक हेवली डीमन मिला है। होली शिट ये तो पूरा सा पागलपन है। मैंने सच में हेवली डीमन को बाहर निकाला है। ये तो सच में इस गेम का सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर है। और मैंने इसके बारे में भी सुना है कि इसका जो फ्री पुल है उसके 0.0006% चांसेस होते हैं। और अब किम बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता तो चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरकार मुझे हेवली डीमन मिला है और ये सोच कर वो रोड पर ही डांस करना चालू कर देता है। अब चलो जो मुझे हेवली डीमन मिला है उसे आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसको फॉर्म करके यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहिए और सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यही है कि जितने भी मुझे यहाँ पर कैरेक्टर्स मिले हैं उन सभी को मैं यहाँ पर एक साथ उसके अंदर एंटर कर दूं और कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए मैं काफी ज्यादा तेजी से उसके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता हूँ। और ये कहते हुए सच में काफी ज्यादा क्रीपी सा लग रहा था और वो कहता है कि अब मुझे अर्बन बेल से बिल्कुल भी जलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसके जितने भी वॉरियर किम्स थे उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हेवली डीमन को यहाँ पर आगे बढ़ाना चालू करता है। और जितने भी उसके पास वॉरियर किम थे उन सभी की जो मेमोरीज होती है उन सभी को मेल्ट कर वो हेवली डीमन के अंदर एंटर कर देता है जिसकी वजह जो उसका एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। और जो हमारा किम था वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए रोड को क्रॉस कर रहा था और वो कहता है कि अब जो मेरा हेवली डीमन है वो मेरा खुद का है। और हमें दिखाते हैं कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा था। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और जैसे वो उसके अंदर देखता जो ट्रक ड्राइवर था वो वहाँ पर सो रहा था। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहता है कि रुक जाओ आगे ये चीज मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर से इवेंट की तरह क्यों दिख रही है। जिसके बाद एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है पर अचानक ही किम की आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि वो असल में हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी और साथ ही उसके पैर पर भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो उठकर कहता है कि आखिर असल में मेरे साथ क्या हुआ था, आखिर मैं हॉस्पिटल के अंदर क्या कर रहा हूँ। पर अचानक ही उसका सिर दर्द होना चालू हो जाता है और उसे याद आता है कि असल में तब क्या हुआ था। एक ट्रक काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और अचानक ही वो आकर किम से टकरा जाता है और वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और उसको देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मुझे याद आ चुका है, मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ था। और अचानक ही वहाँ पर नर्स आती है जो कि उससे कहती है तो ओ वॉरियर किम यानी तुम उठ चुके हो। ये सुनकर किम थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है क्या वॉरियर किम। नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ चली जाती है पर किम ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। आखिर उसने अचानक ही मुझे वॉरियर किम को बोला। जिसके बाद वो अपनी इन्फॉर्मेशन देखता है जिसके अंदर उसमें वॉरियर किम लिखा हुआ था और बाकी सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। ये देखकर वो कहता है कि इसने सच में यहाँ पे मेरा नाम वॉरियर किम लिखा हुआ है, आखिर किस तरीके की मिस्टेक है। जिसके बाद वो खड़ा होने की कोशिश करता
जाता है और कहता है कि सच में मुझे मेरे वॉरियर किम्स के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें एक्सपीरियंस के अंदर कन्वर्ट कर लिया था जिससे मैं हेवली डीमन को रेज कर सकूं। पर जैसे और ये कहते हुए वो पैर नीचे रखने वाला होता है और कहता है कि इसके अलावा वॉरियर किम बन जाना ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। पर जैसे ही वो पैर नीचे रखता है तो उसे बहुत जोर का दर्द होता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसके शरीर की हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गई हो। और वो जोर से अपने पैर को पकड़ के इतने जोर से चिल्लाता है कि पूरा पूरा हॉस्पिटल गूंज जाता है। नर्स वहाँ पर भागते हुए आती है और वो उससे कहती है कि वॉरियर किम तुम अभी मूव नहीं कर सकते। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर सच में मारा जाऊंगा। डॉक्टर ये देख कर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हुआ था, तो तुम इतनी ज्यादा आसानी से तो यहाँ से नहीं निकल पाओगे। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या? डॉक्टर कहता है कि पर हाँ तुम्हें कुछ और टेस्ट देने होंगे, तुम्हें एक MRI करवानी होगी और साथ ही मैजिकल विजन टेस्ट करवाना होगा। ये सुनने के बाद किम थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर इसने क्या कहा अभी, मैजिक? पहले वॉरियर किम और फिर मैजिक, आखिर असल में यहाँ पे ये हो क्या रहा है, आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जिसके बाद हमें फ्रंट डेस्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे फीस को कैलकुलेट करते हुए बताते हैं कि जैसे कि इमरजेंसी फीस, फैसिलिटी फीस और जो उसका सिटी स्कैन था, एक्सरे था और बाकी जितने भी कॉस्ट थे उन सभी को कंबाइन करने के बाद उसके सामने काफी ज्यादा लंबा चौड़ा बिल आ चुका था। ये सुनने के बाद जो किम था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है क्या केवल 4 दिनों में मेरे ऊपर 22 मिलियन का बिल आ चुका है। और वो आगे कहते हैं कि इसके अलावा तुम्हारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, इसी वजह सारी चीजें तुम्हें खुद ही क्लियर करनी होंगी। ये सुनने के बाद किम और भी ज्यादा शॉक हो गया था और चिल्लाते हुए कहता है आखिर मुझे किस तरीके का इंश्योरेंस लेने की जरूरत क्या है, यहाँ तक जितने भी कोरियंस हैं उन सभी को नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। पर ये सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज थी और वो कहती क्या नेशनल हेल्थ, और आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, पर तुम्हारे पास किसी भी तरीके का लीजन इंश्योरेंस नहीं है और साथ ही ना ही मैजिकल टावर इंश्योरेंस है। मैंने बिल्कुल सही कहा। किम चिल्लाते हुए कहता है क्या लीजन और मैजिक टावर, आखिर तुम ये क्या कह रही हो। पर अचानक ही वो बोलते हुए रुक जाता है और कहता है कि रुको, मुझे ये याद आ रहा है कि कहीं की तो ये टर्म्स हैं, आखिर मैंने इनके बारे में कहाँ सुना है। वो बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करता है और अचानक ही उसे याद आता है कि लीजन, मेगा क्रॉप, मैजिक टावर, होली ऑर्डर, ये वो 4 फैक्शंस है जो कि सियोल के ऊपर डोमिनेट करते हैं। और इसलिए ये सोचकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो आर्कोन सियोल की सेटिंग है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर भगवानों ने इंसानियत को पूरे से अबेंडन कर दिया था और आर्कन की साइंस काफी ज्यादा कमाल की तरीके से डेवलप हो रही थी, और एक ऐसी दुनिया जो कि धीरे धीरे कर मॉन्स्टर से भरती जा रही थी और इंसानों ने अपनी बॉडी मॉडिफाई करवा ली जिससे वो लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सके। और इसलिए वो सिचुएशन को गाली देता है और कहता है और अगर मैं इसे सिंपली भाषा में तुम्हें समझाऊं तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये सब देखते हुए वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है और इस दुनिया के अंदर मैं आ चुका हूँ। पर फिर वो अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश था और सोना चाहता था क्योंकि मुझे हेवली डीमन मिला था, पर अब देखकर ऐसा लगता है कि मैं एक ट्यूटोरियल कैरेक्टर बनकर रह गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन पनिशमेंट है क्योंकि मैंने जितने वॉरियर किम्स थे उन सभी को डस्ट बना लिया था। और जैसे वो अपने घर के अंदर आता है तो वो वहाँ की हालत देख और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जैसे शुरू होता खत्म हो गया था। वो कहता है कि ये अपार्टमेंट तो मेरे अपार्टमेंट से भी काफी ज्यादा छोटा है, आखिर ये वॉरियर किम इतना ज्यादा गरीब क्यों है। फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और इसके अलावा मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। इसके बाद वो सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि इसके अलावा अगर सच में मैं आर्कन सोल के अंदर आ चुका हूँ तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जल्दी ही न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, डायमेंशनल रिफ्ट खुलने वाले हैं और पुराने भगवानों का फिर से रिवाइवल होगा, जिसके बाद ये दुनिया चलती फिरती नर्क बन जाएगी। और मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर मैं असल में यहाँ पर कैसे आ गया, पर अगर मैं सच में ऐसा ही रहता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में यहाँ पर 100% मारा जाने वाला हूँ। पर अचानक ही वो कहता है कि रुको, इसका मतलब क्या ये है। फिर वो एक पेन उठाता है और हमें दिखाते हैं कि वो जो पेन उठाया हुआ था उससे वो अपने हाथ के ऊपर ही मारने वाला होता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे अपना कुछ चेक करना होगा, इस चीज से काफी ज्यादा देर हो जाए उससे पहले ही। इसलिए वो काफी ज्यादा घबराते हुए और फिर भी काफी ज्यादा हिम्मत करते हुए अपने हाथ में ही उस पेन को धसा देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसका हाथ खून खुआन हो गया था। और जैसे ही वो उसे निकालता है असल में उसे बहुत ज्यादा दर्द तो हो रहा था, पर अचानक ही जो उसके हाथ के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा छेद हो गया था वो धीरे धीरे कर फिर से हील होना चालू हो जाता है और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये चीज काम करेगी और उसे यहाँ पे एक ट्रायल ऑब्टेन हो गया था कि जितने भी उसके घाव थे वो धीरे धीरे करके फिर से रिकवर हो जाएंगे। फिर वो आगे बताता है कि एक वजह जिसकी वजह से उसने काउंटलेस किम्स को रेस कर लिया था क्योंकि जो वॉरियर किम है वो एक फ्री ट्यूटोरियल कैरेक्टर है और वही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको किसी भी तरीके का ट्रायल नहीं मिलता है। इसी वजह से तुम धीरे धीरे करके ट्रायल्स को अनलॉक कर सकते हो और उनके अंदर स्विच कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम तुम्हारे वॉरियर किम को काफी ज्यादा फ्रीडमली बढ़ा सकते हो बाकी दूसरे कैरेक्टर से। और इसलिए मेरे जैसे एक ऐसा इंसान जो कि पूरी तरह से स्ट्रेटेजी के ऊपर रिलाई करता है, वॉरियर किम एक सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है, एक ऐसे कैरेक्टर से भी अच्छा जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। इसलिए वो खुश होते हुए आगे कहता है इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं एक वॉरियर किम बन चुका हूँ तो मैं किसी भी तरीके के ट्रायल को ऑब्टेन कर सकता हूँ अगर मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, क्योंकि मैं आर्कन सोल के अंदर आ चुका हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और आगे कहता है तुम इस दुनिया के अंदर मारे जाओगे अगर तुम काफी ज्यादा कमजोर रहते हो या फिर पूरी तरह से पावरलेस, और हाँ अगर तुम्हारा जो लक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब भी, पर मैं अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला। और ये कहकर वो मॉन्स्टर का शिकार
शिकार करना चालू कर देता है, जहाँ पर उसकी रैंक पहले हमें काफी ज्यादा नीचे दिखाई जाती है। पर जिस तरीके से वो मॉन्स्टर से लड़ रहा था और जिस तरीके से उन्हें हराता जा रहा था, उसकी जो रैंक थी वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी। और वो आगे कहता है, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान है, क्योंकि मैंने इस गेम के अंदर 10,000 घंटे बर्बाद किए हैं F2P प्लेयर बनकर, और ऐसे ही कर कई सारे मॉन्स्टर्स को मारकर वो रैंक 9 पर आ चुका था। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो टैलेंट इनके अंदर आया हुआ था। पहले तो वो काफी सीरियस लग रहा था, पर वो सच में, पर फिर वो एक काफी ज्यादा क्रीपी से स्माइल देता है और कहता है, और अब मेरे पास वॉरियर किम की बॉडी है, इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद किम प्लेयर पर्सनल के अंदर आया हुआ था, जहाँ पर वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। वो उससे कहता तो अच्छा तुम्हारा नाम वॉरियर किम है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि ये तुम्हारा पहली बार है कि तुम हमारे प्लेयर पर्सनल ऑफिस के अंदर आ रहे हो। वो कहता है कि हाँ, मैंने माना प्योरिफिकेशन बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोचा है। साथ ही वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे गोचा गेम के अंदर कई सारे पैसे कमाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी मेरे पास केवल यही बेकार सी बॉडी है। इसी वजह से ज्यादा पैसा कमाने के लिए मुझे यही काम करना होगा। उसके सामने बैठा हुआ आदमी उससे कहता है कि भले ये कहने में माना प्योरिफिकेशन है, पर क्या तुम्हें सच में इसके बारे में जरा सा अंदाजा भी है कि आगे जो डंजन क्लीनिंग होती है वो असल में किस तरीके की होती है। और ये यहाँ का डायरेक्टर असल में इसका नाम चोई सियोन है। वो कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। चोई सियोन ये सुनकर हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें पता है, पर तुम्हारे रिज्यूमे के अंदर तो इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। ये सुनकर वो सोचता है कि बिल्कुल मुझे इसके बारे में पता है, आखिर असल में ये काम कितना ज्यादा घटिया है। जिसके बाद किम हमें इसके बारे में बताता है कि जो कंटेमिनेटेड माना होता है, यही एक वजह है जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स ने आर्कन सियोल के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। डंजन क्लीनिंग एक ऐसा काम जहाँ पर काफी ज्यादा कचरे को साफ करना होता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा कंटेमिनेटेड माना का अमाउंट होता है, और जरूरत से ज्यादा माना के अंदर रहने की वजह से यहाँ पर किसी इंसान की मौत भी हो सकती है। और हम एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक आदमी दया के लिए भीख मांग रहा था और कहता है कि प्लीज मेरी जान बचाओ, पर अचानक उसके अंदर काफी ज्यादा माना निकलता है और वो एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और किम आगे बताता है कि एक और चीज होती है, वो है म्यूटेशन। अगर तुम लंबे समय तक इस डंजन के अंदर रहते हो और काम करते हो तो इसकी वजह से तुम म्यूटेट हो सकते हो। किम यही सोच के थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर जो चियो सियोन था वो उससे कहता है कि ठीक है, जब तक हमारे पास पूरे तरह से इंसान होंगे तब तक मैं तुम्हें हमारी टीम के अंदर असाइन करने के लिए पूरे तरह से तैयार हूँ। ये सुनकर किम काफी ज्यादा खुश होता है, उसका शुक्रिया करता है, पर साथ ही चोई सियोन उसको थोड़ा सा वार्न करते हुए कहता है, पर क्या तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे कई सारे लोगों को अंदर जाते हुए देखा है, पर आखिर में केवल वो जगह पूरी तरह से खाली ही रह जाती है। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो कि बाहर आ पाते हैं। किम ये सुनकर एक गिल से स्माइल देना चालू करता है और हंसते हुए कहता है कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, मैं इस चीज के अंदर तुमसे भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ। ये सुनने के बाद चोई सियोन थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है क्या, और किम सोचता है कि F2P प्लेयर को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करवाना तो मेरी एक्सपर्टी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक ऐसे आदमी को दिखाते हैं जिसके सिर पर सींग लगे हुए थे। वो किम से कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे एक नया सा न्यू भी हमारी टीम के अंदर कैसे ज्वाइन हो सकता है, और इसके बारे में बताया जाता है कि ये लेबर लीडर है और उसका नाम डियर है। किम सिर खुजाते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है और मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी टीम के अंदर असाइन किया गया है। पर ये सुनने के बाद डियर काफी गुस्से में उससे कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर किसी प्ले ग्राउंड के अंदर खेल रहे हो? और ये क्या कर वो उसकी कॉलर को पकड़ लेता है और आगे कहता है, आखिर तुम्हारी आंखों के अंदर किसी भी तरीके की डिटर्मिनेशन क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम्हारी म्यूटेंट होने के बाद तुम मुझसे दया की भीख ना मांगो कि मैं तुम्हारी जान बचा लूं, और अगर मुझे किसी भी तरीके के साइन दिखते हैं कि तुम म्यूटेंट बन रहे हो तो मैं तुरंत ही तुम्हें मार डालूंगा। किम उससे कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को याद रखूंगा। साथ ही वो सोचता है कि वो यहाँ पे एक नए लड़के को डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इस रियल लाइफ के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सब कुछ गेम के अंदर हुआ करता था। पर आखिर ये आर रैंक कैरेक्टर डियर आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? और अच्छा, ये अपने अवेकनिंग से पहले इस तरीके से लगता है। इसकी जो पैर है वो अभी बिल्कुल नॉर्मल है। पर तभी एक और लड़का डियर के पास आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम एक न्यूबी के साथ ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम लोगों के पास लोगों की काफी ज्यादा कमी है, इसलिए जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और हम इसके बारे में बताते हैं कि इसको डंजन क्लीनिंग का 5 साल का एक्सपीरियंस है और इसका नाम हेजहॉग है। डियर कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ये हमारे लोगों की मदद कर सकता है तो इसके ऊपर नजर रखना, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हम लोगों की कोई खास मदद कर पाएगा। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ पर उन लोगों को साफ सफाई करनी थी। और वो डियर उन लोगों से कहता है तो ठीक है, अभी हम लोगों के पास पूरे 5 दिन है जहाँ पर हम लोगों को इस लोकेशन को पूरे से क्लियर करना है, तो चलो जल्दी करो। ये देखकर किम को काफी गुस्सा आता है और उसको गाली देते हुए कहता है कि ये कमीना सच में गेम में जितना था उससे भी काफी ज्यादा हार्शर है। पर तभी हेजहॉग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही परेशान मत करना, क्योंकि भले ही वो देखने में बाहर से काफी ज्यादा खतरनाक है पर असल में वो एक अच्छा इंसान है। पर जो उसकी वो अच्छाई है वो हमें आगे चलकर देखने को पता चलेगी कि असल में वो कितना ज्यादा अच्छा है या फिर काफी ज्यादा बुरा। किम ये सुनकर उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो सभी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वो लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज सड़ रही हो, आज से पहले कभी भी मुझे इस तरह की कोई गंध नहीं आई थी। और जैसे डियर कहता है तो चलो ठीक है, सभी लोग तैयार है ना, मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूँ। और जैसे ही वो अपना कार्ड लगाता है वैसे ही वो दरवाजा खुलना चालू हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदी, जैसे कि बहुत ही ज्यादा भद्दी और बहुत ही ज्यादा घटिया बदबू आना चालू हो
हो जाती है और वो उन लोगों से कहता है कि सभी लोग अपनी पोजीशन बनाए रखना और वो सभी पूरे तैयार हो जाते हैं और हमें उनके सामने कई छोटे छोटे स्लाइम्स दिखाते हैं जो कि इंसानों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर धीरे धीरे करके लाशों से नीचे उतरते हुए सभी की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये लो रैंकिंग के मॉन्स्टर्स हैं कंटेमिनेटेड स्लाइम्स। किम इनके बारे में बताता है कि बेसिकली हम लोगों को कंटेमिनेटेड माना और इन मॉन्स्टर जो कंटेमिनेटेड स्लाइम्स है उन सबको इसको क्लियर करना है। भले ही इनकी जो कॉम्बैट पावर है वो काफी ज्यादा कम होती है पर एक वजह जिसकी वजह ये चीज काफी ज्यादा मुश्किल होती है असल में वो ये है कि जो ये स्लाइम्स है वो एक बार में इतना ज्यादा आसानी से नहीं मरते, वो अलग अलग हो जाने के बाद फिर से जुड़ जाते हैं। और ये देखकर वो लड़का काफी कंफ्यूज था और वो आगे बताता है असल में इनको मारने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो इनका छोटा सा लिटिल माना कोर होता है इनकी बॉडी में वो उसको ढूंढ नहीं पाते और जब तक उनके माना कोर को तबाह ना कर दिया जाए उन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनके माना कोर को ढूंढना ही काफी ज्यादा बड़ा काम होता है। इसकी वजह से जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे उन्हें स्लाइम से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और वो लोग कहते हैं कि अगर वो लोग हम लोगों को घसीटते हुए लेकर जाने लगे तो हम लोग कंटेमिनेटेड माना से एक्सप्लोड हो जाएंगे। तभी किम ये देखकर भागते हुए उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है पर ये देखकर वो आदमी किम से कहता है कि दूर रहो, अगर तुम इसके पास आओगे तो तुम भी यहाँ पर हम लोगों की तरफ फंस जाओगे। पर वो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि किम काफी जोर से जंप करता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था और किम नीचे आते हुए कहता है कि मैं इस तरह की किसी भी चीज की जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला। और ये कहकर वो जैसे नीचे आता है तो जो वो स्लाइम था वो यहाँ पर तबाह हो जाता है और उस आदमी की फटकर 64 हो जाती है और हमें पता चलता है कि स्लाइम यहाँ पर मारा जा चुका था क्योंकि उसने उसकी कोर को तबाह कर दिया था और वो आदमी इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डर गया था कि बेचारा यहाँ पर बेहोश हो जाता है। पर किम ये देखकर कहता है कि काफी अच्छा है, आखिर मैं थोड़ा सा वार्म अप क्यों ना करूं। और बेचारे की तो हालत बहुत बुरी तरीके से खराब थी। जिसके बाद किम फिर से काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चालू करता है और वो केवल एक ही स्ट्राइक लगाता है और जितने भी स्लाइम्स होते हैं उन सभी की एक एक कर कोर्स को तबाह करता हुआ चलने लगता है। जिसके बाद किम काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और जितने भी वहाँ पर स्लाइम्स होते हैं उन सभी के ऊपर एक एक अटैक करते हुए उन सभी को मारता हुआ निकल जाता है और उनके जो कोर्स थे उन सभी को भी तबाह कर देता है। इस तरीके से उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा कमाल की होती है। उनके कोर के तबाह करने की वजह से वो स्लाइम्स भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहे थे और किम के उनको मारने की जो स्पीड होती है उसको देखकर वहाँ पर जितने भी खड़े हुए लोग थे वो सभी काफी ज्यादा हैरान थे और हेजॉग भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये सभी स्लाइम्स को केवल एक स्ट्राइक के अंदर मारता जा रहा है, आगे ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि किम एक काफी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और किम ये देख हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। किम जमीन पर पड़ा हुआ था या फिर ये कहना चाहिए कि जमीन पर लेटा हुआ था और वो वहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहा था। वो काफी परेशान होते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ है, आखिर वो कहाँ है। और हमें उसके पीछे एक लड़के को दिखाते हैं जो कि अपनी ग्रैनी से कह रहा था कि यार उस आदमी को देखो वो कितना ज्यादा अजीब है। पर किम बिल्कुल किसी पागल की तरह वहाँ पर नीचे की तरफ ढूंढते हुए कहता है कि जरूर वहाँ पर एक न एक तो मुझे मिल ही जाएगा। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर एक सिक्का मिल जाता है जिसको देखकर वो कहता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया। और जैसे वो उसे ढूंढता है तो उसे एक ट्रायल ऑब्टेन हो जाता है जिसका नाम ट्रेजर हंट था। और किम चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ लिया। वॉरियर किम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायल जो कि ट्रेजर हंट है वो मुझे मिल चुका है। और वो खुश होते हुए डांस करना चालू कर देता है और कहता है कि मैंने 5000 यान ढूंढ लिए हैं, आखिरकार मुझे 5000 यान मिल चुके हैं। और इस तरीके से पागलों की तरह उसकी हरकतें देखकर जो दादी होती है वो अपने पोते से कहते हैं कि बेटे अपनी आंखें बंद कर लो। जिसके बाद किम आगे बताता है कि उसने ये मॉन्स्टर क्लीनिंग करने से पहले कुछ नेसेसरी जो ट्रायल्स थे उनको लेते समय कुछ नए इंपॉर्टेंट टूल्स को सीखा है। जिसके बाद हमें उसे उल्टी करता हुआ दिखाते हैं और वो बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा था। जिसके बाद उसे यहाँ पे एक और नया ट्रायल ऑब्टेन हो जाता है जिसका नाम कंटेमिनेटेड रेजिस्टेंस था। और उसके मिलने की वजह से किम कहता है कि सच में ये सबसे ज्यादा हार्डर था। और किम आगे बताता है कि सबसे पहले किसी भी ट्रायल को ऑब्टेन करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गेम के अंदर थे। और अगर तुम काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करते हो तो वो जो कंडीशंस होती है वो काफी ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाती है। और ऐसे करते हुए उसने 6 ट्रायल्स को यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया था। और वो कहता है कि वो ट्रायल्स है जिसको मैंने अपने खून पसीना और आंसू बहाते हुए ऑब्टेन करे हैं। और जो दूसरा रूल है वो ये है कि हम लोग केवल 6 ट्रायल्स को ही ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो इक्विप ट्रायल्स होते हैं उनको हम लोग जब भी चाहे तब स्विच कर सकते हैं जब भी हम लोग को उनकी जरूरत हो। और अभी उसने ट्रायल ट्रेजर हंट को एक्टिवेट करके रखा हुआ था जिससे वो अपने अपोनेंट की वीकनेस को जान सके। और इसलिए वो पागलों की तरह खुश होते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इस ट्रायल का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं इनके माना कोर्स को देख सकता हूँ। और बैम केवल एक ही अटैक से वो उस मॉन्स्टर को भी यहाँ पर हरा देता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक था जिसको देखकर उन सभी की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। वो कहते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा सावधान रहना और कोई भी हिट अपने ऊपर मत लेना। पर हमें उस स्लाइम के मलबे के अंदर से किम को बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं जो कि देखकर कहता है, देखकर लगता है कि जो मेरी कड़ी मेहनत थी वो यहाँ पे पूरी तरह से आधा हो चुकी है। और वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि वॉरियर किम का जो लेवल स्पेशलिटी थी वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और वो सच में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि बस में किम बैठा हुआ इस सब के बारे में सोच रहा था कि उस ट्रायल की वजह से मुझे काफी ज्यादा मदद मिली है और सारे दिन काम करने की वजह से मैं सच में काफी ज्यादा टायर हो चुका हूँ। और तभी हेजहॉग वहाँ पर आ जाता है जो कि उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि केवल तुम्हारी वजह से आज हम लोग काफी ज्यादा जल्दी घर जा रहे
रहे हैं और वो हेजॉग को देखता है तो हेजॉग उससे आगे कहता है कि तुम उस तरीके से देखना सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। क्या तुम भी बिल्कुल डियर की तरह ही अवेकन होने का वेट कर रहे हो? ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं जैसा कि तुम्हें लग रहा है। असल में मेरे मिलिट्री के एक्सपीरियंस की वजह से मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि एक शवल को किस तरीके से काम में लिया जाता है। हेजॉग कहता है अगर ऐसा है तो सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और ये कहते कहते उसके सींग निकल आए थे। ये देख कर किम कहता है ये इंसान ऐसा लगता है कि जिसकी म्यूटेशन सिम्टम्स है वो पहले तो और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। देखकर लगता है कि ये कंटेमिनेटेड माना से कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्सपोज हो चुका है। इसलिए किम उसे एडवाइस देते हुए कहता है कि तुम्हारी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, क्यों ना तुम कल के लिए घर जाकर आराम करो। पर वो उससे कहता है कि नहीं नहीं, वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं कर्जदारों की शक्ल देखने के बजाय यहाँ पे एक म्यूटेंट बनना पसंद करूंगा। किम ये देखकर थोड़ा सा परेशान था, पर वो कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई खास ऐसे रीजन नहीं है जिसकी वजह से लोग इस तरीके कोई काम करते हैं। जिसके बाद हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ के जितने भी काम थे वो लोगों साफ सफाई पूरी तरह से कर ली थी, पर सभी लोगों की कंडीशन पहले से काफी ज्यादा बदतर थी, क्योंकि वो बदबू काफी ज्यादा बेकार थी। और किम उन लोगों को देखकर कहता है ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर क्लिनिक के जो ये दिन है इसकी वजह से सभी लोग कुछ जो ज्यादा ही थक चुके हैं। जिसके बाद हमें हेजहॉग को वहाँ पर उल्टी करता हुआ दिखाते हैं और उसकी कंडीशन पहले से और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। ये देख करके उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी कहा था कि इस अपने आप को जरूरत से ज्यादा पुश ओवर नहीं करना चाहिए। डियर उसको देखकर कहता है देखकर लगता है कि तुम अभी भी पूरी तरह तैयार हो, क्या शायद इसी वजह से क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा छोटे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम खुद का भी हिस्सा का कोई काम कर सकते हो, इसलिए वो उससे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। किम उससे कहता है कि इस चीज में कोई भी चिंता की बात नहीं है, ये तो सभी का शुक्रिया करने वाली चीज है। किम कहता है कि ये तो उस ट्रायल का शुक्रिया है जो कि मैंने मॉन्स्टर हंटिंग करते समय मुझे ऑब्टेन हुआ था, उसी की वजह से ये काम करने मुझे और भी ज्यादा आसानी हो रही थी। और इसको भी देख ऐसा लग रहा है कि ये भी यहाँ पर होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सब इसी वजह से क्योंकि ये एक आर रैंक है? किम ये सब सोच रहा था, पर अचानक ही उसे पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तो जो हेजहॉग था उसके अंदर काफी ज्यादा कंटेमिनेटेड माना निकल रहा था, या फिर ये कहना चाहिए डार्क माना निकल रहा था। ये देख उसके आसपास खड़े हुए लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो उससे कहते हैं कि जो तुम्हारे स्पाइन से वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? पर जो डियर होता है ये देख कर जल्दी से भागते हुए कहता है कि आखिर असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। किम भी ये देख कर काफी घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे ये मत कहना। जैसे डियर वहाँ पर आता है तो वो हेजहॉग को पकड़ते हुए कहता है कि हेजहॉग तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, जल्दी से जितने भी लोग सभी के सभी यहाँ से बाहर निकलो। पर जो डियर था वो पूरी तरह से म्यूटेट करने से कन्वर्ट होना चालू हो चुका था और वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। इसी वजह से वो डियर को पीछे की तरफ धकाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। ये देखकर किम काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि क्रैप, हम लोग एक काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि जो हेजहॉग था वो पूरी तरह से म्यूटेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका था और वो देखने में काफी ज्यादा बड़े जायंट मॉन्स्टर की तरह लग रहा था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और किम भी उसको देखकर कहता है कि अब ये पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुका है और अब इसके जितने भी सेंसेस थे इसने सबके सब पूरी तरह खो दिए हैं, और अगर हम लोगों ने इसे यहाँ पर नहीं हराया तो हम लोग चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिसके बाद वो अपने न्यू ट्रायल से उन सभी के बारे में भी देखते हुए कहता है यहाँ पर जितने मेरे पास न्यू ट्रायल्स है वो सब स्पेशलिटी रखते हैं मॉन्स्टर क्लिनिक के अंदर। इस चीज का सवाल पैदा नहीं होता कि वो कॉम्बैट में मेरी किसी तरीके की मदद कर सके, इसलिए चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं इसके बारे में कितना सोचता हूँ। अब जो ये म्यूटेंट है वो मुझे खत्म कर देगा, इसलिए मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। अचानक हेजहॉग किम के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा डैमेज हुआ था और वो बहुत बुरी तरीके से घायल होकर उसके मुंह से खून निकलना चालू हो जाता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके जमीन पर टकराने की वजह से भी उसके वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो गया था और साथ ही उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलना चालू हो जाता है। वो ये महसूस करते हुए कहता है कि जो पावर डिफरेंस है वो हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। पर तभी उसने यहाँ पे एक न्यू ट्रायल यानी एंडोरेंस को यहाँ पर ऑब्टेन कर लिया था। वो कहता है क्या ये? हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास है, इसलिए ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी होगा अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ तो मुझे ये सोचना होगा कि आखिर मैं इस चीज को यहाँ पर किस तरीके से हरा सकता हूँ। पर सबसे पहले मुझे किसी ट्रायल को यहाँ पर डिलीट करना होगा। फिर वो ट्रायल्स को सेट करते हुए कहता है कि स्ट्रेंथ, जो कि अभी मुझे सबसे ज्यादा, जिसके बाद वो अपने ट्रायल्स को लगाते हुए कहता है कि स्ट्रेंथ, जो कि अभी साबित करता है कि मुझे अभी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। माना हार्ट, जो कि मेरे माना को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। एंड्योरेंस, जितने भी अटैक्स मेरे ऊपर हो रहे हैं उन सभी के डैमेज को ये रिड्यूस करता है। फिर माना एब्जॉर्प्शन, ये अलाउ करता है कि मैं माना को एब्जॉर्ब कर सकूं, और जो डीप रिस्पिरेशन है वो मुझे ग्रांट करता है कि मैं माना को रीजनरेट कर सकूं। फिर आखिर में जो फाइनल पीस है इस पजल का वो करप्शन रेजिस्टेंस है। इसको सबको सेट करने के बाद वो कहता है तो चलो ठीक है, जितने बेसिक थे उन सभी को मैंने प्लान कर लिया है, और वो सभी ट्रायल्स को एक साथ यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है और कहता है तो आ जाओ कमीने, अब मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। और जो हेजहॉग था वो काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था और वो काफी ज्यादा जोर से रोर करते हुए जैसे किम के सामने आ जाता है तो किम अपने शवल को घुमाते हुए अपने ट्रायल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो 10 टाइम तक यहाँ पर बढ़ चुकी थी। और जो शवल का अटैक होता है वो जैसे उसके ऊपर करता है तो इसकी वजह से जो हेजहॉग था वो पीछे की तरफ सरक गया था और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कहता है कि बिल्कुल ये सच में काम कर रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। और जैसे ही हेजहॉग आसमान में होता है और जमीन पर गिरने
वाला होता है, पर अचानक ही वो वहाँ पर गोल गोल घूमना चालू कर देता है। ये देख कर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया था और काफी घबरा भी गया था। जिसके बाद अब वो किसी बॉल की तरह रोल करते हुए बिल्कुल हेजहॉग की तरह किम की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या चीज है, और जैसे वो आके एक पत्थर से टकराता है, इसकी वजह से उसे मोमेंटम मिलता है और वो आसमान से अब किम के ऊपर आ रहा था। किम ये देखकर बहुत बुरी तरीके से डर गया था और कहता है कि कोई मेरी जान बचाओ, पर अचानक हेजहॉग उसके ऊपर गोल गोल घूमते हुए आकर टकराता है, जिसकी वजह से आसपास की पूरी जगह तबाह हो गई थी और ये एक डायरेक्ट हिट था। इसकी वजह से किम को बहुत बुरी तरीके से तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद हेजहॉग पीछे की तरफ सरकते हुए आ जाता है, पर वो ये देखता है तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जो किम था वो नीचे से जंप करते हुए ऊपर आ गया था, क्योंकि असल में उसने अपने यहाँ पर दूसरे ट्रायल यानी दूसरे स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, एंड्योरेंस को। और वो कहता है कि भले मैंने अपने एंड्योरेंस को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है, पर फिर भी मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो एक काफी ज्यादा जोर का पंच बनाते हुए हेजहॉग के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर वो काफी कंफ्यूज था। और किम हमला करते हुए कहता है कि पर अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक्स करता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, पर लगातार मुझे इसके ऊपर हमले करने ही होंगे। पर शायद वो इसके बारे में भूल गया था कि हेजहॉग के ऊपर काफी ज्यादा कांटे थे और वो उन सभी कांटों को बिल्कुल किसी मिसाइल की तरह शूट करता है, जिससे बाल बाल किम बच पाया था। ये देखकर वो कंफ्यूज था और जो हेजहॉग था वो पागलों था उसके ऊपर अपने स्पाइस शूट करना चालू कर देता है, जो कि डायरेक्ट हिट होते हैं और हर जगह उसको पूरी तरह खून खुआन कर देते हैं। किम बहुत बुरी तरीके से घायल होकर जमीन पर गिर गया था और कई सारे स्पाइस उसके शरीर में लगे हुए थे। वो घिसटाते हुए बहुत दूर जाकर गिरा था। वो कहता है कि इसकी वजह से केवल थोड़ा ही, पर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पर फिर भी वो यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि थोड़ा और, बस थोड़ा और, मुझे इसके ऊपर हमला करना ही होगा। और ये कहकर वो फिर से हिम्मत करते हुए आता है और एक जोरदार पंच बनाकर हेजहॉग के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर हमें दिखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खून फैला हुआ था, क्योंकि उसके हाथ की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। हेजहॉग ने उसको पूरे से पंचर कर दिया था। ये देखकर किम काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, पर फिर भी वो यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और जो हेजहॉग था वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जिसके बाद वो उसके दूसरे हाथ के ऊपर हमला करता है और उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसकी वजह से किम बहुत बुरी तरीके से दर्द में चिल्लाना चालू कर देता है। जिसके बाद हेजहॉग अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर उसके ऊपर काफी जोर से ऊपर से हमला करने वाला होता है। और ये देखकर किम कहता है कि जैसा मुझे लगा था, मैं वॉरियर किम के बॉडी के साथ इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। और जैसे ही वो हमला किम के ऊपर होता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और पूरे में धुआं या फिर ये कहना चाहिए पूरे में धूल धूल फैल गई थी। और किम अपने गेमिंग के दिनों को याद करते हुए कहता है कि जब मैं गेम खेला करता था तो मैं वॉरियर किम के साथ खेलते हुए कहता था कि आ जाओ, मैं तुम सभी को वॉरियर किम के साथ भी यहाँ पर हरा सकता हूँ। और इसलिए वो कहता है कि जब मैं एक गेम खेला करता था तो मुझे सारी चीजें काफी ज्यादा आसान लगा करती थी, क्योंकि मुझे जितने मॉन्स्टर्स उन सभी को खत्म करने के लिए बस एक सिंगल क्लिक करना पड़ता था। पर मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि किसी भी कैरेक्टर को इस तरीके से कुछ महसूस करना पड़ता होगा। इसलिए सिंपली मैं अपने कैरेक्टर को कुछ जरूर से ज्यादा ही पुश किया करता था एक्सट्रीम कंडीशंस में, जिससे मैं यहाँ से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले सकूं। और हमें खून बगड़ता हुआ दिखाते हैं, जहाँ पर वो आगे कहता है कि पर अब मुझे ये पता है। और हेजहॉग ये देखकर काफी कंफ्यूज था, क्योंकि जो किम का हाथ था वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और उसने उसके ऐसे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था। किम आगे कहता है इसी वजह से मुझे सफर करना होगा जिससे मुझे किसी तरीके का मीडियोकर ट्रायल मिल सके। और जो किम था वो हेजहॉग के चेहरे पर काफी जोर का पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरा था और वहाँ पर बहुत दूर तक सरकते हुए चला जाता है। वो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, पर किम ये देखकर कहता है कि बिल्कुल अभी चीज का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। और उसने यहाँ पे एक और न्यू ट्रायल को ऑब्टेन कर लिया था जिसका नाम म्यूटेंट मसल्स था। और इसकी वजह जो उसके दोनों हाथ पूरी तरह खराब हो चुके थे और वो पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और साथ ही पूरी तरह से म्यूटेटेड भी, क्योंकि इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिना कीमत दिए किसी चीज को जीता जा सकता है। और अब हेजहॉग को इस तरीके से काफी ज्यादा दूर फेंक देने के बाद, जिसके बाद हमें किम आगे बताता है कि आखिर वो इस तरीके के रेकलेस अटैक्स क्यों कर रहा था, क्योंकि असल वो यहाँ पे एक और ट्रायल ऑब्टेन करना चाहता था जो कि केवल माना हार्ट और स्ट्रेंथ की लिमिट को सरपास करने के बाद ही अचीव किया जा सकता है, जिसका नाम है म्यूटेंट मसल्स। अब हेजहॉग उठकर फिर से काफी तेजी से किम की तरफ ही बढ़ रहा था और किम ये देख कर बढ़ते हुए कहता है पर ये जितनी मसल्स है वो केवल कुछ ही समय के लिए यहाँ पे बड़ी रहने वाली है। हेजहॉग उसके ऊपर हमला करता है, पर किम काफी आसानी से अपने हाथ को आगे करके उसे काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर लेता है और मुस्कुराना चालू कर देता है और कहता है कि अब ये अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। और लगातार हेजहॉग के ऊपर पंचेस की बारिश करना चालू कर देता है और बढ़ते हुए कहता है कि तुम मुझे मार रहे हो, आखिर तुम्हारी इस तरीके की हिम्मत भी कैसे हुई थी। पर अब जो हेजहॉग था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब इस तरीके से पिटने की वजह से हेजहॉग को काफी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर अपने स्पाइन्स को ग्रो कर लेता है। जिसके बाद वो फिर से किम के ऊपर हमला करना चालू करता है और इस बार उसके शरीर को पूरा छल्ली छल्ली कर देता है और बहुत बुरी तरीके से उसके शरीर के अंदर छेद कर देता है। किम को इसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसका जो पूरा शरीर था वो पूरा पंचर हो गया था और वो कहता है कि ये अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पर अचानक ही जो किम की बॉडी थी वो फिर से रीजनरेट होना चालू होती है। ये देखकर हेजहॉग काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि अचानक ही जो किम था वो फिर से उठ गया था और उसने यहाँ पर म्यूटेंट बॉडी को भी ऑब्टेन कर लिया था। और वो देखता है कि जो उसकी बॉडी थी वो धीरे धीरे करके बदलती जा रही थी और किम पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगा था और अब किम की बॉडी पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। और वो हेजहॉग का इसके लिए शुक्रिया करता है और कहता है कि
कि मेरी इस बड़ी हुई बॉडी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ लड़ाई करना चालू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ कुश्ती कर रहे थे और पीछे दोनों के दोनों ताकत लगाते हुए एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और अब किम कहता है कि हम दोनों की जो ताकत है वो बिल्कुल एक जैसी है, हम दोनों एक ही जैसी ताकतवर बन चुके हैं। और अब धीरे करके डियर को होश आता है और वो आँख खोलते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर किस तरीके का शोर है। पर जैसे वो अपने सामने देखता है कि जो हेजहॉग और किम था वो दोनों एक दूसरे से मॉन्स्टर्स बनकर लड़ाई कर रहे हैं, ये देख उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो ये देखकर कहता है कि किम के ये भी यहाँ पे म्यूटेंट बन चुका है या ये किसी तरीके का सुपर ह्यूमन है, पर आखिर ये म्यूटेंट से बराबरी से लड़ाई कैसे कर पा रहा है। और अचानक जो किम होता है उसके ऊपर हेजहॉग हमला करता है, जिसकी वजह से वो धकेल दिया जाता है और वो दोनों के दोनों जाकर धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। पर किम उठते हुए कहता है कि ये चीज इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, मेरा साइज पहले से उसकी बिल्कुल बराबर हो चुका है, पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं काफी ज्यादा बड़े डिसएडवांटेज में रहूंगा। जिसके बाद फिर से हेजहॉग चिल्लाना चालू कर देता है और अपनी ताकतों को फिर से बढ़ाने लगा था। ये देख कर किम उठते हुए कहता है कि कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। इसलिए वो भी जोर जोर से रोर करना चालू करता है और कहता है, जिसके बाद वो अपने ट्रायल कंटेमिनेशन रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और जो उसका कंटेमिनेशन रेजिस्टेंस था उसकी वजह जो कंटेमिनेशन माना था उसे वो यहाँ पर रेजिस्ट कर पा रहा था। और वो अपने आप से कहता है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत होगी। जिसके बाद वो इस स्किल को यानी इस ट्रायल को यहाँ पर डिलीट कर देता है। जिसके बाद जो उसके अंदर म्यूटेशन होना चालू होती है, डियर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो यहाँ पर मेल्ट होने चालू होती है और अचानक ही वो यहाँ पर धीरे से काफी ज्यादा बदलने लगा था। उसकी शरीर का जो कलर था वो धीरे धीरे कर लाल हो रहा था और वो देखने में बिल्कुल किसी डीमन की तरह लगने लगा था। और अचानक ही वो रोर करता है और पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है। ये देखने के बाद हेजहॉग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो काफी ज्यादा डिजास्टर्स थी। और वो लोग देखते हैं कि किम पूरी तरह से म्यूटेंट के अंदर बदल चुका है और वो अपने मुंह के अंदर एक रे को एक्टिवेट कर हेजहॉग के ऊपर उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से हेजहॉग भी काफी हैरान हो गया था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा घायल भी। और जो पूरा स्टेडियम था उसके अंदर तक एक काफी ज्यादा बड़ा छेद हो जाता है, जिसकी रेंज काफी ज्यादा दूर तक जा रही थी। डियर ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था और दूर घबराते हुए कहता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। और वो किम को देखता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था और जैसे किम उसकी तरफ देखता है तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, ये एक म्यूटेंट से लड़ते लड़ते खुद एक म्यूटेंट के अंदर बदल चुका है, पर आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। उसकी सींग निकल आए थे और उसके दांत भी बहुत बड़े भयानक लग रहे थे। सच में वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और अब उसे यहाँ पे एक न्यू ट्रायल मिल चुका था जहाँ पर वो म्यूटेंट किम के अंदर बदल चुका था। डियर बहुत ज्यादा घबराया हुआ उसका साइज देखता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने होगा। इसलिए वो धीरे धीरे कर क्रॉल करते हुए वहाँ से निकल रहा था, पर वो देखता है कि किम ने उसे देख लिया है और वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। जिसके बाद जैसे वो अपना हाथ बढ़ाता है, डियर ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेता है और हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा खून खुआन होता हुआ दिखाते हैं। पर अचानक ही डियर की आंखें खुलती है और वो देखता है कि जो किम था वो फिर से पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। डियर ये देखकर कहता है कि ये फिर से एक इंसान के अंदर बदल चुका है और अचानक ही जो किम था वो चक्कर खाकर वहाँ पर गिर जाता है। उसकी सांसें बहुत लंबी लंबी चल रही थी और वो कहता है कि आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। फिर जो भी उसके साथ हुआ था वो हमें क्लियर करता है कि असल में जो उसका करप्शन रेजिस्टेंस था वो उसकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। इसलिए अगर तुमने म्यूटेंट फॉर्म और म्यूटेंट मसल्स को ऑब्टेन कर रखा हुआ है और उसके बाद तुम करप्शन रेजिस्टेंस को यहाँ पर डिलीट कर देते हो तो उसके बाद तुम्हें म्यूटेशन मिल जाती है। और जो कॉमन लोग है वो चीज के ऊपर यकीन करते हैं कि अगर तुम एक बार म्यूटेंट के अंदर बदल जाते हो तो तुम कभी भी फिर से वापस नहीं बदल सकते। और जो किम होता है इसी वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, पर वो अपने आप से कहता है कि पर मुझे इसके बारे में पता था कि यहाँ पर एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ पर ट्रायल को चेंज कर पाता हूँ तो मुझे पूरी तरह से भरोसा था कि जब तक मैं अपने ट्रायल को चेंज कर पाऊंगा उसके लिए थोड़ा सा रीजनेबल चांस लगेगा, पर फिर भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसकी वजह से वो यहाँ पर बदल गया था और जो उसकी बॉडी थी वो फिर से मेल्ट होकर धीरे धीरे करके फिर से इंसान के अंदर बदलने लगी थी। और वो कहता है कि इसी तरीके से मैंने म्यूटेंट और करप्शन रेजिस्टेंस के अंदर फिर से स्विच कर लिया था। और हमें जगह का सीन दिखाते जहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी तबाही हो चुकी थी और जो किम की हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी। वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मेरी जितनी भी हड्डियां हैं और जितनी मसल्स हैं वो सभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सकता और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कभी फिर से मेरे साथ कुछ ऐसा हो, पर फिर भी मुझे उठना तो होगा ही। और हमें पता चलता है कि जो हेजहॉग था उसके अंदर से उसका कोर बाहर निकल कर आ गया था, जिसको जो किम है वो उठा लेता है और हमें बताया जाता है कि ये लेवल 1 का माना कोर है, जिसको लिए हुए किम काफी ज्यादा क्रीपी से स्माइल देता है जो कि काफी ज्यादा क्रीपी है। और वो उसको लेकर कहता है कि ये चीज अब इसके लिए पूरे तो वर्थ इट है। इसलिए वो फिर से डांस करना चालू कर देता है और कहता है कि मुझे लेवल 1 का माना कोर मिला है। इसका मतलब इस तरीके से क्लीन अप जॉब सच में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। और वो ये सब कर ही रहा था, पर तभी डियर अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। किम ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम एक म्यूटेंट बन गए थे, तो आखिर क्या हुआ था। ये सुनकर किम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा अनोइंग होने वाली है, अगर मैं इनको डायरेक्टली इसके बारे में नहीं भी बताता तो ये लोग मेरे बारे में रूमर्स फैलाना चालू कर देंगे। किम उससे कहता है कि ये तो बस एक तरीके का गैम्बल था जिसमें मैं वापस बदल गया, मैं बस काफी ज्यादा लकी था। ये सुनकर डियर कहता है क्या तुम काफी ज्यादा लकी थे, पर
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर अचानक ही वो उसके हाथ में कई सारी चीजें रख देता है जो देखकर वो काफी हैरान था। और किम वहाँ से जाते हुए कहता है तो चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी ताज़ी हवा लेनी है। और वो लोग ये देखकर काफी हैरान थे और कहते हैं कि ये तो लेवल 0 के माना कोर्स है, वो भी इतने सारे। और किम वहाँ से जाते हुए कहता है क्योंकि मैंने इन लोगों की जान बचाई है और साथ ही कई सारे माना कोर्स भी दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग इस सीक्रेट को पूरी तरह सेफ रखेंगे। पर डियर को देखकर कुछ और ही लग रहा था क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी खुश वाले तो नहीं थे। जिसके बाद अब हमें किम को उसी ऑफिस के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर चो सियोल उससे काफी ज्यादा प्यार से बात कर रहा था और उसके सामने भीगी बिल्ली बनते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुमने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी है, इसकी वजह जरूर तुम काफी ज्यादा थक गए होगे। किम चाय पीते हुए कहता है कि हाँ, शुरुआत से तो ये आखिर में जो काम था वो कुछ दिनों से ज्यादा ही हार्ड था, पर वो साथ ही सोचता है कि आखिर ये कमीना इस तरीके से अचानक ही मेरी चमचागिरी करने की कोशिश क्यों कर रहा है। और चो सियोल उससे कहता है कि सबके अलावा तुम्हें हम लोगों को ये बता देना चाहिए था कि अगर तुम एक सुपर ह्यूमन हो, हम लोग तुम्हें तुम्हारे तरीके के प्रॉपर वर्क देते, इसके बजाय कि तुम्हें क्लिनिक वर्क दिया गया था। ये सुनकर किम सोचता है कि अच्छा यार, इसको ये लगता है कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। जिसके बाद किम हमें सुपर ह्यूमन के बारे में बताता है कि असल में जो आर्केन सोल्स है, एक सुपर ह्यूमन एक सुपर एबिलिटी को अवेकन करता है जिसकी वजह से उसे पावरफुल माना मिलता है इस दुनिया के अंदर, जहाँ पर केवल स्ट्रेंथ ही पूरी तरह से पावर है और पूरी तरह से अथॉरिटी है। यानी सुपर ह्यूमन बिल्कुल किसी नोबल की तरह है। और ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि अगर वो इस सब के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि केवल एक सुपर ह्यूमन ही हो सकता है जो कि एक म्यूटेंट को हरा सके। पर इसके बारे में आखिर कौन सोच सकता है कि मैं केवल मेरे ट्रायल्स की वजह से यहाँ पे जीत पाया हूँ। जिसके चो सियोल उससे आगे कहता है, पर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी क्लीन अप था उसकी वजह तुम्हें पे कर देना चाहिए। और ये देखकर जो चियोल के अंदर का डीमन था वो ये देखकर कहता है कि ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है, मुझे लगता है कि अभी के लिए इसे सुपर ह्यूमन मुझे समझ लेने दो। और वो बताता है कि तुमने 5 रीजन को क्लीन किया था जिनकी 20% फीस हम लोग लेते हैं 50 मिलियन युआन्स में से। और अगर मैं लोगों के अंदर उसको डिवाइड करूँ कि आखिर हर एक ग्रुप के अंदर मुझे कितना देना है, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें 5 मिलियन युआन देना चाहिए। पर मुझे लगता है कि मुझे इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहिए। और वो सारी गड्डी लाकर किम के सामने रख देता है। किम ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और वो उससे कहता है, हम लोग तुम्हारे शेयर्स में से केवल 5% फीस रखेंगे और सारा का सारा बोनस तुम्हें दे देंगे। किम ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि ये तो 12 मिलियन युआन है। और चोई उससे आगे कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग आगे भी एक साथ काम करेंगे। किम काफी ज्यादा क्रीपी थी, हंसी हंसते हुए कहता है कि सच में सुपर ह्यूमन बनना काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो बाहर आते हुए सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मुझे अब ये सोचना होगा कि आखिर मुझे इसको स्पेंड किस तरीके से करना है। पर वहीं साइड में एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि उससे कहता है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे मूड में हो। किम जैसे ही उसको देखता है थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो कहता है, लगता है कि तुम्हें बहुत सारा पैसा मिला है। किम ये देखकर कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने हमारा काम कंप्लीट कर लिया है। साथ ही वो सोचता है कि तो वही इंसान है जिसके साथ मैंने थोड़े समय पहले काम किया था। वो आदमी किम से कहता है कि वेल, असल में मेरे यहाँ पर रहने की वजह से एक वजह है, मैं तुमसे बस एक फेवर चाहता हूँ। किम कहता है कि एक फेवर? तो वो कहता है कि असल में जो मेरी वाइफ है वो काफी ज्यादा बीमार है और इसी वजह से मैं चाहता था कि अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हो तो तुम मुझे दे सकते हो। मुझे माफ करना क्योंकि हम लोगों ने केवल एक ही बार काम किया और मैं तुमसे इस तरीके की फेवर के बारे में कह रहा हूँ। किम ये देखकर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम एक ऐसे इंसान की मदद करो दूसरी दुनिया में जिसको तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। किसको पता, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो कि पीछे से मुझे धोखा दे दे और ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि मैं अपने आप को इस तरीके से सपोर्ट कर सकूं। इसलिए वो उस आदमी से आगे कहता है कि ठीक है भाई, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो। और ये क्या कर उसका हाथ मिला लेता है, जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और वो उसके हाथ में कई सारे लेवल 0 के माना कोर रख देता है और कहता है कि तुम इनका इस्तेमाल करते हुए कुछ कर सकते हो। कि अपने घर चला जाता है और रात में हमें एक कोने का सीन दिखाया जाता है कि वो पागलों की तरह इंसान उन माना कोर्स को देखते हुए हंस रहा था और वो कहता है कि यार वो किस तरीके का बेवकूफ था, मैंने बस इस तरीके से एक्टिंग करी कि मैं काफी ज्यादा गरीब सा इंसान हूँ और मेरी बीवी काफी ज्यादा बीमार है और उसने इतनी सारी चीजें मुझे दे दी। डियर ये देखकर कहता है, लगता है कि वो इन चीजों में कुछ ज्यादा ही नया है। और वो आदमी कहता है, मैं पूरी तरह शर्त लगाता हूँ कि वो मुझे और ज्यादा देता अगर मैं उससे ये कहता कि मेरे बच्चे भी काफी ज्यादा बीमार हैं। पर जो सबसे ज्यादा अनोइंग ये है कि उसे हम लोगों से काफी ज्यादा पैसे दिए गए हैं और जिस तरीके का उसे पैसा मिला है उसके सामने तो हमें केवल राई के दाने जैसा दिया गया है उस फेक सुपर ह्यूमन पार्ट की वजह से जो कि हम लोगों के साथ उसने शेयर किया था। डियर ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब वो एक सुपर ह्यूमन भी नहीं है, अगर ऐसा है तो हम लोगों को उसे एक सबक सिखाना होगा। वो कहता है कि तुम्हारे पास किसी तरीके का आइडिया है। डियर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता और वो मुस्कुराना चालू कर देता है। पर वो छोटा सा बेकार सा बेवकूफ, जरूर उसके पास किसी तरीके की स्ट्रेच एबिलिटी तो जरूर है और अब क्योंकि हम लोग उसकी सीक्रेट के बारे में जानते हैं तो चलो उसको थोड़ा सा सबक सिखाते हैं और उसे इसके बारे में बताते हैं कि असल में ये दुनिया कितनी ज्यादा स्कैरी हो सकती है। और ये कहते हुए वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर हमें काफी ज्यादा प्यारे थे मसाज सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग मसाज लेने के लिए आए हुए थे और उन लोगों में से एक हमारा किम भी था जो कि काफी ज्यादा सुकून से वहाँ पर मसाज ले रहा था और वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी जगह पर इस तरीके से कभी मसाज भी ले पाऊंगा। सच में ये गेम की जिंदगी मेरी रियलिटी से काफी ज्यादा अच्छी है। पर अचानक ही वो उसका जैसे हाथ दबाता है तो उसे बहुत जोर से दर्द होना चालू हो जाता
है और वो किरकिराना चालू कर देता है। वो कहता है कि इस चीज को पूरे 3 दिन हो चुके हैं जब से मैं इस होटल के अंदर आराम कर रहा हूँ, पर फिर भी ये हाथ उस म्यूटेशन की वजह से दर्द हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे म्यूटेशन ट्रायल को इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचना होगा। ट्रायल को चेंज करना इतना भी ज्यादा ओमनीपोटेंट नहीं है जितना कि मैं सोचता हूँ, पर मेरी बॉडी इस ट्रायल को चेंज करने की वजह से पूरी तरह से चेंज हो जाती है और मेरी बॉडी के चेंज होने की वजह से ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट्स है जिनकी चांसेस भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो मेरे ट्रायल्स की यूसेज है वो पूरी तरह से लिमिटेड है। और ये सब सोचते हुए जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो उसे नीचे की तरफ कुछ लोग दिखते हैं और वो कहता है कि रुको, ये तो आयरन फिस्ट गैंग है। और वहाँ पर जो उनका बॉस था वो बड़ा ही आराम से आराम कर रहा था, उसके कई सारे लोग उसको वहाँ पर गार्ड कर रहे थे। मुझे लगता है कि अभी भी वो लोग काफी ज्यादा एरोगेंसी के साथ इधर उधर घूमते हैं। और वो आगे कहता है कि जो ये गेम है उसे गैंगस्टर ज्यादा डोमिनेट करते हैं लॉस से भी ज्यादा, और ये तो काफी ज्यादा नेचुरल है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसानों को सुपर ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है। और मैं पहली बार के लिए तो इस चीज से पूरी तरह सर्वाइव कर चुका हूँ, तो ये चीज पूरी तरह बेवकूफी होगी कि मैं अपने ट्रायल्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहूँ। ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक जगह है। और फिर वो मुस्कुराते हुए काफी ज्यादा क्रीपी से स्माइल देना चालू करता है जिसमें वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और वो आगे कहता है पर अब ऐसा लगता है कि सारी चीजें केवल आइटम्स के ऊपर आकर रह गई हैं। जिसके बाद हमें सियोल के एक स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपना सामान बेचने के लिए आया था। वो लड़की कहती है क्या तुम यहाँ पर कुछ चीजें बेचने के लिए आए हो? किम कहता है कि हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मॉन्स्टर्स से निकले थे। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैं एडवांस में ही तुम्हें पहले ये बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर लेवल 0 के माना कोर्स को नहीं खरीदते हैं। ये सुनने के बाद किम उससे कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। जिसके बाद वो अपना बैग खोलता है और उसके अंदर हाथ डालते हुए कहता है तो बताओ आखिर तुम्हारा इसको खरीदने का क्या ख्याल है? और जैसे ही वो उसे उस लड़की के सामने रखता है तो लड़की चकचौंध हो जाती है क्योंकि असल में ये एक लेवल 2 का माना कोर था। उस लड़की की ये देखने के बाद लाल बगरना चालू हो जाती और आंखें चमकने लगी थी। वो भी ये देखकर कहती कि ये तो लेवल 2 का एक माना कोर है। किम कहता है कि जरा इसे गौर से देखो और किम बताता है कि इसके इस तरीके का रिएक्शन देखकर मैं सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हर एक को लेवल 1 के मारा कोर के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करना ऐसा लगता है कि वो पे ऑफ होने वाला है क्योंकि मैंने सभी को इसके अंदर पूरी तरह फ्यूज कर दिया था। और ये भगवान का शुक्र है कि इसकी वजह से मुझे लेवल 2 का माना कोर क्रिस्टल मिल चुका है क्योंकि उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे उसके लिए कितना ज्यादा पे ऑफ किया जाएगा। इसलिए अगर मैं इसके हाईएस्ट प्राइस पर इसे बेचता हूँ तो ये सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए वो लड़की उसे खरीदते हुए कहती तो ठीक है, उस कोर का अमाउंट ये रहा 4.77 मिलियन युआन। और इन पाकर किम काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किसी तरीके के वेपन्स और आर्मर भी बेचते हो? ये सुनकर वो लड़की कहती है कि बिल्कुल, हम लोग ऐसा बेचते हैं, चलो मेरे साथ आओ। किम आगे बढ़ना चालू करता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और खुश होते हुए कहता है कि वाह, देख ऐसा लगता है कि सारी चीजें मुझे यहीं पर मिल जाएंगी। उसके पास हथियारों का खजाना था, खजाना। किम कहता है ऐसा लगता है कि जितने बेसिक आइटम्स है जो कि मैं गेम के अंदर इस्तेमाल किया करता था वो सारे के सारे यहाँ पर है। और इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होते हुए, और उसकी जो शक्ल है वो सच में काफी ज्यादा फनी है। और अब वो बहुत सारे हथियार लेता है जहाँ पर वो हर एक के 2-2 पेयर ले लेता है। और वो आगे बढ़ते हुए कि अब मेरे पास कई सारे हथियार हैं तो अब सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आर्केड सोल्स खेल रहा हूँ। और ये कहकर वो काफी ज्यादा खुश होता है, पर अचानक ही पीछे से उसे एक आवाज आती है जहाँ पे एक लड़की उसे आवाज दे रही थी। और किम जैसे पीछे की तरफ देखता है तो एक लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई उससे कहती है कि बाई चांस तुम एक मर्सनरी हो, मुझे तुमसे तुम्हारी मदद चाहिए। पर किम हाथ हिलाते हुए उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और को देखना चाहिए। पर तभी वो लड़की अपने पर्स से एक काफी ज्यादा पैसों की गड्डी निकालकर उसको दिखाते हुए कहती है मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप के लिए आई थी, पर जो आयरन फिस्ट गैंग के लोग हैं वो मुझे काफी ज्यादा डरा रहे हैं, इसलिए क्या तुम मेरे रास्ते में मेरी रक्षा कर सकते हो जिससे मैं अपने घर जा सकूं? और किम ये देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि 5 लाख युआन एक बॉडीगार्ड बनने के लिए ऐसा लगता है कि किसी डेली क्वेस्ट की तरह है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास भी मेरे खुद के गिरद आ चुके हैं। इसलिए वो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि लड़की, अब तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ पर हूँ। वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज थी और किम आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो चलते हैं। जिसके बाद वो लड़की आगे आगे चल रही थी और किम उसके पीछे पीछे जा रहा था। किम उससे कहता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? वो लड़की कहती है कि बस थोड़ा सा और। जिसके बाद किम उसके पीछे पीछे फिर से चलना चालू कर देता है और साथ ही सोचता है आखिर ये इस तरीके से शेडी प्लेस के अंदर कैसे रह सकती है? यहाँ पर इंसानों को तक तो भूल जाओ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चींटी भी रहती होगी। जिसके बाद वो लड़की कोने भागते हुए कहती है कि बस इस कोने के अंदर। जैसे किम वहाँ पर आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज था, वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वो लड़की अंदर जाते हुए कहती है हम लोग लगभग वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं तो जल्दी करो। किम उससे कहता है कि पर यहाँ पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही अंधेरा है, इसलिए वो अपने ट्रायल को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुझे सच में असल में यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर असल में उसने यहाँ पे एक ट्रायल को ऑब्टेन कर लिया था जिसका नाम नाइट विजन है, जिसकी वजह से वो रात में देख पा रहा था। वो कहता है कि मैंने इसके बारे में सोचा तो नहीं था, पर मुझे यहाँ पे एक ट्रायल मिल चुका है। पर अचानक ही वो देखता है कि वो जो लड़की थी वो अपने हाथ में एक गन रखे हुए है। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो लड़की कहती है तुम तो उससे भी काफी ज्यादा सावधान हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में उम्मीद करी थी। किम ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और कहता है कि एक बंदूक, आखिर असल में ये औरत है कौन? रुको, क्या ये एक तरीके का ट्रैप है?
और अचानक ही वहाँ पर डियर आ जाता है जो कि उसको देखकर कंफ्यूज था और कहता है कि आखिर सीनियर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और देखते ही देखते वहाँ पर और भी कई सारे लोग आ जाते हैं जो लोग किम को यहाँ पर घेर लेते हैं और डियर उससे कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या तुम इस चीज के लिए एग्री नहीं करते। किम उससे कहता है कि आखिर मैंने क्या किया है जिसकी वजह से मुझे ये सब डिजर्व करना पड़ रहा है। डियर उससे कहता है कि ऐसा तुमने कुछ भी नहीं किया पर तुम देखने में काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी दूसरा रीजन नहीं है पर तुम्हें काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर घेर लिया गया है। पर वो अपनी बात पूरी कर पा रहा होता है उससे पहले किम अपनी बंदूक को वहाँ पर छोड़कर जल्दी से वहाँ से भागना चालू कर देता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, पहले तुमने बात करना चालू करी और अचानक तुम यहाँ से भाग रहे हो। इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि जल्दी से उसके ऊपर हमला करो और जैसे वो उसके ऊपर शूट करता है तो डायरेक्टली एक बंदूक की गोली जाकर किम को टकराती है जिसकी वजह से उसकी पीठ में छेद हो गया था और वो सीधे जाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और डियर कहता है कि आखिर ये किस तरह की बकवास है। और डियर ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या था, मुझे तो ऐसा लगा था कि कहीं तुम उसके पैर के ऊपर शूट करोगी ना कि उसके गले के ऊपर। पर वो लड़की कहती है कि उसके यहाँ से भागने से तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। और वो लोग कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सच में वो यहाँ पर मर चुका होगा। पर वो एक बार म्यूटेंट बनने के बाद फिर से इंसान बन गया था तो मुझे लगा कि शायद वो यहाँ पर बच जाएगा। पर वो लोग जैसे जैसे करीब आ रहे थे वो लड़की आगे कहती कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ किसी तरीके का मेज होगा। पर वो लड़की कहती कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि कोई ना कोई मेज इसकी डेड बॉडी को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। और ऐसे ही करते हुए वो लोग जैसे उसके काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं तो डियर जैसे ये देखकर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली, तो चलो देखते हैं कि आगे उसके पास क्या है। पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर केवल खून खून बग रहा हुआ था पर असल में जो उसकी बॉडी थी यानी किम की बॉडी थी वो वहाँ से गायब थी। ये देखकर वो सभी के सभी कंफ्यूज और काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते और वो कहते कि आगे उसकी बॉडी अचानक यहाँ से कहाँ गायब हो गई। जिसके बाद वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट होती है अचानक ही किम उसे फोड़ देता है जिसकी वजह से पूरे में अंधेरा अंधेरा हो गया था। और डियर के साइड वाला जो लड़का होता है और डियर के साइड में खड़ा हुआ जो आदमी होता है किम उसके गले पर दे मारता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर गिर गया था और बेहोश हो गया था। और वो लोग काफी घबराते हुए कहते हैं कि आखिर वो क्या था। डियर उससे कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि वो अभी भी जिंदा है। तो किम दूर से देखते हुए कहता है कि बेवकूफ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं एक ऐसे इंसान के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता जो कि किसी की काइंडनेस के बदले उसे धोखा दे दे। साथ ही वो अपने आप से ही कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छा था कि जब मैं स्टोर से निकला था उससे पहले मैंने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट खरीद लिया था और उस गोली का शुक्रिया जिसकी वजह से फिर से मुझे को न्यू ट्रायल मिल चुका है, प्लेइंग डेथ। अब वो लोग काफी ज्यादा पागलों की तरह चिल्ला रहे थे कि उसने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया है, मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे और काफी ज्यादा चौकन्ने भी थे, इधर उधर देखने में लगे हुए थे और कहते हैं कि आखिर वो कहाँ पर है। अचानक ही किम डियर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि जरा मुझे देखो तो, और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है और आगे कहता है कि पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी पर अब लगता है कि मुझे तुमसे वापस लेनी होगी। डियर काफी ज्यादा घबरा गया था और किम उसे गालियां देता है और ये पंच काफी ज्यादा जोर का होता है। जैसे उसकी नाक पे पड़ता है तो बेचारे की नाक फूट जाती है और वो बहुत दूर तक सरकते हुए जाता है और गिर जाता है। पर फिर वो उठता है और खून को साफ करने लग जाता है जिसके बाद वो किम को गाली देते हुए किम को किक करने की कोशिश करता है पर किम काफी ज्यादा आसानी से उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो फिर से उसके चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए कहता है तुम्हें तो काफी ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए था क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि खुद के सेवियर को इस तरीके से मारना एक सही चीज है। और जैसे डियर गिरता है तब किम उसके ऊपर पैर रखने वाला ही होता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। पर अचानक जो लड़की होती है वो किम के ऊपर हमला कर देती है और वो लड़की आगे कहती है कि तुम बिल्कुल वहीं पर हो, मैंने सही कहा ना। डियर क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? किम ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि जो गोली थी वो उसके हाथ को टकरा कर गई थी। वो कहता है कि मैं कुछ जरूरत से ज्यादा केयरलेस हो गया था क्योंकि आर्केन सोल के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और न ही किसी तरीके का कोई म्यूटेंट है, असल में यहाँ पर रहने वाले इंसान है। और इसलिए मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही नाइव था कि इस तरीके से लोगों के ऊपर भरोसा कर रहा था। जिसके बाद वो अपने पास से भी एक पिस्टल निकाल कर उस लड़की की तरफ शूट करना चालू करता है और कहता है पर मैं ये चीज फिर से दोबारा नहीं करने वाला। और जैसे वो शूट करता है तो जैसे उस लड़की की पिस्टल थी वो यहाँ पर छूट जाती है और यहाँ पर उसका भी हाथ घायल हो गया था। जिसके बाद वहाँ पर खड़े हुए डियर के और बाकी जितने भी साथी होते हैं उन सभी को भी एक एक बुलेट के अंदर घायल कर वहाँ पर जमीन पर गिरा देता है और साथ ही उसके दूसरे साथी के ऊपर भी शूट कर उसको भी काफी ज्यादा घायल कर देता है और कहता है कि ये लगता है काफी है। और वो दोनों घायल लोग जमीन पर पड़े हुए थे। जिसके बाद किम कहता है कि बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर डियर को मार देना चाहिए जिससे मेरी सेफ्टी हो सके। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले डियर पीछे से आकर उसके ऊपर किक करता है। ये देखकर किम बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो इस किक से बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता जिसकी वजह से सीधे सीधे उसके चेहरे पर लगती है। पर वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर इसको जैसे तैसे करके ब्लॉक कर लेता है। और अब पता चलता है कि जो डियर था वो यहाँ पर अवेकन हो गया था और उसके जो पैर थे वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और अब उसके अंदर से निकलने वाला जो माना होता है वो सच में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि वो एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन डियर बन चुका था। किम कहता है कि उसने इस तरीके की मूवमेंट के अंदर मैनेज किया है कि वो एक सुपर ह्यूमन अवेकनिंग कर सके। अगर किस तरीके की शेडी जॉब मेकर ने इस तरीके की गेम को बनाया है। फिर हमें सुपर ह्यूमन अवेकनिंग के बारे में बताया जाता है कि जितने भी प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी सुपर ह्यूमन बन सकते हैं और इसको गेम का सिस्टम का बेस ग्रो कंसिडर किया जाता है। और दुनिया के अकॉर्डिंग जो कि आर्के सोल है उसके
अंदर लेवल 1 का जो सुपर ह्यूमन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ आ जाता है। और जो डियर होता है वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और किम आगे बताता है इसका मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो एक ऑर्डिनरी सिविलियन को डरा सके जो कि उसके ऑटोमेटिकली रिफ्ट के अंदर आता है कि मुझे मेरी ऑर्डिनरी सी बॉडी के साथ एक सुपर ह्यूमन को यहाँ पर डील करना होगा। और डियर जैसे वहाँ पर जंप करता है तो किम ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि अचानक ही वो उसके सामने से गायब हो जाता है। और वो हमें बताता है कि असल में वो किस तरीके से मूव कर सकता है। और जो डियर के ट्रायल्स है वो एक तरीके की किकिंग है और एक तरीके की मूवमेंट है। और जो डियर होता है वो दीवारों पर चढ़ते हुए तेजी से किम की तरफ बढ़ रहा था और किम ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि डियर काफी ज्यादा तेजी से दीवारों से भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था उसके ऊपर हमला करने के लिए। और किम ये देखकर कहता है कि ये अपनी मूवमेंट ट्रायल का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग्स की वॉल पर भी इस तरीके से क्लाइम कर सकता है। और डियर काफी गुस्से में कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा और ये कहकर वो डायरेक्टली उसके ऊपर किक कर देता है। किम ये देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि मुझे इसे डॉज करना होगा। और ये अटैक जैसे जमीन पर लगता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा क्रैक हो जाता है, पर किम जैसे तैसे करके इसको डॉज कर पाया था। डियर इसको देखकर थोड़ा सरप्राइज था और कहता है कि तुम इसको डॉज कर चुके हो, पर फिर वो आगे भागते हुए कहता है कि पर फिर भी तुम इसको बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाओगे। और ये कहकर वो किम के ऊपर हमला कर देता है जो कि डायरेक्टली किम के ऊपर लगी थी। डियर ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, पर तभी किम उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पर मेरे यहाँ पर जरा से भी इंटेंशन नहीं है कि मैं इसे डॉज करूँ। डियर ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था और वो किम को देखता है कि उसके पास एक रॉड है जिससे उसने उसकी किक को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया था। जिसके बाद किम डियर को गाली देते हुए कहता है कि तुम बस एक एनिमल हो और कुछ नहीं। और साथ ही किम अपने आप से कहता है कि मुझे लगा ही था कि एक्सपेंडिंग बॉटन को खरीदने काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। और अब कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी के सभी हथियारों को देखने में लगा हुआ था। किम इनको देखकर कहता है कि गन्स को खरीदना काफी ज्यादा वर्थ इट है, पर क्योंकि जो वॉरियर किम है वो एक वॉरियर क्लास कैरेक्टर है, इसलिए अगर वो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी बना देती है तब भी एक लिमिट होगी जहाँ तक मैं गन्स को बिल्ड कर सकता हूँ। इसलिए जस्ट इन केस मुझे यहाँ पे एक वॉरियर क्लास के वेपन को भी खरीद लेना चाहिए और इसलिए उसने यहाँ पे एक्सपेंडेबल बॉटन को खरीदा हुआ था। साथ ही किम बताता है कि जितने भी कैरेक्टर्स है उसके खुद के वेपन्स है और ट्रायल्स है जिससे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं उनकी क्लास के लिए। अब किम डियर को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से डियर के पैर यहाँ पर कपकपाने लगे थे। जिसके बाद जो किम होता है वो डियर को धक्का देता है, पर डियर ही उसे धक्का दे देता है। पर फिर किम अपने आप को संभालते हुए कहता है कि इसी वजह से अगर मुझे यहाँ पर डियर का सामना करना है और जीतना है, इसलिए वो अपनी बॉटन को एक्सपेंड करते हुए डियर के ऊपर हमला करते हुए कहता है इसलिए मुझे क्लोज रेंज वेपन को इस्तेमाल करना होगा और ट्रायल्स को जो कि एक वॉरियर के ऊपर फिट होते हैं। इसलिए वो अपनी बॉटन को घुमाते हुए जैसे डियर के ऊपर हमला करता है तो ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि डियर चारों खाने चित हो जाता है और जमीन पर लेट जाता है। इसकी वजह से उसे एक और ट्रायल ऑब्टेन हो गया था जिसका नाम स्ट्राइक है। और किम ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि अब ठीक है, मुझे मेरा पहला क्लासिफाइड ट्रायल यहाँ पर मिल चुका है, एक वॉरियर क्लास स्पेसिफिक ट्रायल जिसका नाम स्ट्राइक है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मुझे इसके ऊपर डाउनवर्ड स्लैश लगाना होगा, जिसके बाद अपर कट। और ये कहकर वो लगातार डियर के ऊपर हमला कर रहा था और साथ ही डियर उसके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके ऊपर लेग, वेब साइड वेब ये सब लगाता है। इसी वजह से डियर को उससे लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वो एक ओपनिंग देखकर किम के ऊपर अपने किक से एक जोरदार किक दे मारने वाला होता है। ये देखकर वो कहता है कि डैम इट, यहाँ पे एक ओपनिंग है, आखिर मुझे इसको किस तरीके से डॉज करना चाहिए। पर वो उसकी किक देख लेता है और कहता है कि मैं इसको चाहकर भी यहाँ पर रोक नहीं सकता, ये काफी ज्यादा करीब है। इसलिए वो पूरी हिम्मत करता है और कहता है अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो यही है कि मुझे उसकी एक हड्डी तोड़नी होगी। और ये कहकर वो जल्दी से अपनी बॉटन को उसकी किक के ऊपर दे मारता है और साथ ही लगातार उसके ऊपर अटैक करता रहता है। पर जो उसकी किक होती है वो भी किम को पड़ जाती है और साथ ही जो बॉटन होता है वो भी डियर को पड़ चुका था। इसकी वजह से उन दोनों को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर जो बॉटन था उसके ऊपर काफी ज्यादा माना था। इसी वजह से किम को यहाँ पे कॉम्बो मिल गया था। ये देखकर किम काफी ज्यादा दर्द में होने के बाद भी काफी ज्यादा खुश था और कहता है कि यही तो एक ऐसी चीज है जो कि मुझे चाहिए था, एक बेस्ट वॉरियर क्लास ट्रायल जो कि काफी ज्यादा अर्ली स्टेज के अंदर ही बिल्ड किया जा सकता है, जिसका नाम है कॉम्बो। इसलिए वो लगातार अपने कॉम्बो से डियर के ऊपर हमला करना चालू कर देता है और उसकी जो हालत थी वो खराब होने लगी थी। वो स्ट्राइक करता है और कॉम्बो करता है। डियर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे, इसलिए वो उससे कहता है कि रुक जाओ। पर जो किम था वो रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो अपने फाइनल अटैक के साथ उसको यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल करता है। इसकी वजह से जो डियर था वो यहाँ पर मारा जाता है और जाकर जमीन पर गिर जाता है। और किम ये देखकर खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने एक अवेकनिंग डियर को यहाँ पर हरा दिया है। और पानी गिरते हुए मौसम के अंदर भी अचानक उसका जो शरीर था वो बहुत जोर से गर्म होना चालू हो जाता है और वो इसे महसूस करते हुए कहता है कि आगे किस तरीके की फीलिंग है, मेरी पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि पूरी तरह दर्द से भरी हुई है और जो उसका शरीर था ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा माना को यहाँ पर कंप्रेस कर रहा है। और वो आगे कहता है और इसके अलावा मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ है जो कि मेरे शरीर के अंदर एंटर कर रहा है। और वो इस दर्द को महसूस कर रहा था जिसमें उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहता है कि प्लीज मुझसे ये मत कहना। और अचानक ही वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ी बीम निकलती है जो कि काफी ज्यादा एनर्जी से भरी हुई थी और हम देखते हैं कि उसके अंदर से फिर गोल्डन माना निकलना चालू हो जाता है। और किम कहता है कि उस दिन मुझे समझ में आया कि इस दुनिया का जो सबसे ज्यादा क्रूर ट्रूथ है आखिर वो क्या है। पर किम अपने आप को इस तरीके से देख थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर हमें ये पता चलता है कि अब किम यहाँ पर अवेकन हो चुका है और उसने लेवल 1 के सुपर ह्यूमन को यहाँ पर अवेकन कर लिया था। और किम ये जानने के बाद बहुत ज्यादा
ज्यादा खुश होता है और कहता है कि एक सुपर ह्यूमन, आखिरकार मैं एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। और इसकी वजह से उसके चेहरे पर जो स्माइल होती है वो सच में काफी ज्यादा क्रीपी है। इसको देखकर कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है और साथ ही काफी ज्यादा घिन भी आती है, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा वियर्ड है। जिसके बाद वो पागलों की तरह डांस करना चालू कर देता है और कहता है अब इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा हाई पेड मर्सनरी ऑफर ही नहीं मिलेंगे, इसके अलावा मुझे बैंक का लोन में भी काफी ज्यादा लो इंटरेस्ट मिलेगा। पर अचानक वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि उससे कहता है कि अब ये सब खत्म नहीं हुआ है। किम ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पे एक आदमी था जो कि सिगार अपने मुंह में रखे हुए एक काफी ज्यादा बड़े से गन को लेकर वहाँ पर आ चुका था और वहाँ पर उसके कई सारे आदमी भी थे। किम ये देखकर घबराते हुए कहता है कि ये तो आयरन फिस्ट किम है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये सेकंड बेस कैरेक्टर है जो कि वॉरियर किम के बाद दिया जाता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि रिइंफोर्स है सोल्जर क्लास से, जो कि फायर आर्म्स का इस्तेमाल करता है अपने प्राइमरी वेपन के लिए। और साथ ही इसकी स्पेशलिटी ये है कि प्रोस्थेटिक आर्म का इस्तेमाल करते हुए शूटिंग करता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो द आयरन फिस्ट किम है वो एक काफी ज्यादा फेयर बॉस है आयरन फिस्ट गैंग का, जो कि अंडरवर्ल्ड को संभालती है। और क्योंकि मैं उसकी टेरिटोरी के अंदर यहाँ पर लड़ रहा था, इसका मतलब ये है कि मैंने उसको काफी ज्यादा सीरियसली प्रोवोक कर दिया है। आयरन फिस्ट उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरीके की तबाही मचाने से पहले ये चेक करना चाहिए कि आखिर तुम कहाँ खड़े हुए हो। किम काफी ज्यादा घबराया हुआ उससे कहता है कि असल में मेरे ऊपर अचानक ही अटैक कर दिया गया था और मैं बस यहाँ पर मरते मरते बचा हूँ। आयरन फिस्ट ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और पिस्टल निकालते हुए कहता है यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि वो लोग आयरन फिस्ट गैंग से भी काफी ज्यादा स्कैरियर है। किम ये देखकर घबराते हुए कहता है कि गन डैम इट, अगर मैं इस तरह की कंडीशन में लड़ता हूँ तो मैं यहाँ पर मरने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और वो उसकी छाती पर बंदूक रखते हुए कहता है कि बच्चे तुमने यहाँ पर सच में काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। किम ये देखकर घबरा गया था और वो उससे आगे कहता है तो चलो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे इस तरीके से मेरी टेरिटरी के अंदर यह करने की वजह तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। किम ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है अच्छा ऐसा है तो क्या हुआ, पर लगता है कि तुमने एक चीज को यहाँ पर मिस कर लिया है। और वो आयरन फिस्ट की बंदूक को उसकी छाती पर रखते हुए कहता है पर मैं कोई एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर मर जाएगा। और ये कहकर वो खुद ही उस बंदूक की जो ट्रिगर होता है उसे यहाँ पर क्लिक कर देता है। ये देखने के बाद आयरन फिस्ट भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि जो उसकी बंदूक की गोली थी वो उसके आर पार निकल जाती है। आयरन फिस्ट भी घबराते हुए कहता है कि इस बेवकूफ ने खुद ने ही उस ट्रिगर को यहाँ पर दबा दिया है। पर किम उससे कहता है कि आखिर ये क्या है। वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर किम अपनी स्किल जिसका नाम रीजनरेशन है उसको इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसका जो घाव था वो धीरे धीरे करके फिर से पूरे से रिकवर हो गया था। और वो कहता है कि बस इसकी वजह से मुझे बस थोड़ी बहुत गुदगुदी हुई है। और आयरन फिस्ट उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि सच में तुम्हारे पास कुछ काफी ज्यादा कमाल की इंटरेस्टिंग एबिलिटीज है। और किम हमें बताता है कि जो उसका स्किल था वो रिकवरी वो अपग्रेड होकर रीजनरेशन के अंदर बदल चुका है, क्योंकि जो स्किल्स एक बार मैं ऑब्टेन कर चुका हूँ वो मेरे साथ लेवल 1 सुपर ह्यूमन की तरह यहाँ पर कन्वर्ट हो गए हैं। पर ये चीज यहाँ पे पूरी खत्म हो जाएगी अगर वो लोग मुझे काफी ज्यादा कम आंकने लगेंगे, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरीके की बेकार से टैक्टिक को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और किम उससे आगे कहता है कि जरा तुम मेरे पीछे देख सकते हो। और किम उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे भी देख सकते हो जहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पर केवल लक की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो। अगर तुम मुझसे पंगा लेते हो तो वॉरियर किम तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा खासा सबक सिखाने की कोशिश करेगा। आयरन फिस्ट ये सुनकर कहता है कि वॉरियर किम यानी ये तुम्हारा नाम है। बच्चे मुझे तुम्हारे जो गट्स है वो काफी ज्यादा पसंद आए, ठीक है इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। किम ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था और आयरन फिस्ट उससे आगे कहता है और अगर ऐसा है तो तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज रहेगा। इसके बाद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है ना कि आखिर मेरा मतलब क्या है। किम उससे कहता है कि ठीक है मैं इस चीज को याद रखूंगा। और साथ ही वो सोचता है कि इसने मुझे पहचान लिया है, तो वो कहता है तो चलो ठीक है अगर ऐसा है तो अगली बार हम दोनों साथ में एक काम पर जाएंगे। और किम उसके हाथ को देखते हुए कहता है कि देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो आयरन फिस्ट है वो मुझे धोखा दे सकता है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कनेक्शन बनाना कोई बुरी चॉइस हो सकती है। इसलिए वो कहता है कि ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं। और किम उससे आगे कहता है अगर ऐसा है तो हम दोनों बाद में जरूर मिलेंगे। जिसके बाद सीन शूट होकर हमें जमसेल जो कि सुपर ह्यूमंस का टावर है उसका सीन दिखाया जाता है कि किम वहाँ पर आकर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो चमकती हुई आंखों के साथ कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जो गेम में ऐसा दिखता है वो सच में इतना ज्यादा कमाल का हो सकता है। उसके सामने काफी ज्यादा कमाल की चमकती धमकती जगह थी जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और पूरी पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। वो कहता है कि ये तो मेरे गाँव से बिल्कुल ही अलग लगता है। फिर वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है जो कि किम से कहती है कि आपका यहाँ पर हमारे सुपर ह्यूमन टावर के अंदर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। और वो चश्मे में सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, पर आखिर असल में वो कौन है बाद में किम ये जानने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने वाला है। पर अभी उसको देखकर वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था और कहता है कि सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत है, पर फिर भी जो उसका चेहरा है वो एक एनपीसी से काफी ज्यादा से मिलने लगता है। वो लड़की कहती है कि अगर आप एक सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट के लिए आए हैं तो आप मेरे पीछे आइए, आप जो मेरे पीछे खड़ी हुई मशीन है उसके अंदर जा सकते हैं, वो आपकी माना को और आपके जितने भी सर्किट्स हैं उन सभी को मेजर करेगी। किम ये जानने के बाद उसका शुक्रिया करता है और जैसे ही वो आगे बढ़ना चालू करता है वो कहता है यहाँ तक मैंने ऐसे यहाँ पर मदद नहीं मांगी थी, उसके बाद भी ये मुझे गाइड करते हुए यहाँ पर लेकर आ गई है। आखिर में देखने में असल में कितना ज्यादा
ज्यादा बिगनर सा लगता हूँ। इस सब के अलावा अगर मुझे एक बार अपना सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद मैं इस गेम के अंदर अपनी रियल लाइफ को स्टार्ट कर सकता हूँ। पर अचानक ही वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग पूते से उड़ गया था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है, जरा सीलिंग की तरफ देखो। ऐसा लगता है कि जो सेटनेस है वो यहाँ पर आ रही है। किम ये देखकर घबराते उसकी तरफ देखता है और कहता है कि एक सेटनेस, और वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ से काफी तेज लाइट आ रही थी और वहाँ पे एक स्पेसशिप खड़ी हुई थी। ये देखकर वो कहता है कि ये तो बस एक सिंगल एयरक्राफ्ट शिप है। जिसके बाद उसके अंदर से काफी जोरदार लाइट निकलती है जिसके अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो नीचे उतरने के लिए किसी तरीके का पोर्टल है। किम ये देखकर काफी ज्यादा घबराया था हुआ था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए और हक्का बक्का होते हुए कहता है ये तो द ओल्ड फादर्स ऑर्डर है। पर आखिर क्यों, आखिर एक बॉस मॉन्स्टर आखिर असल में यहाँ पर क्या कर रही है, आखिर ये क्या कर रही है। ये तो ओल्ड फादर्स ऑर्डर की सेटनेस है। और बाकी सभी लोग उसके सामने सिर झुकाए हुए थे और उसके सामने कई सारे लोग हाथ जोड़े हुए थे और सभी लोग कहते हैं कि ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। पर किम उसको देखते हुए कहता है कि पर क्योंकि अभी मैं एक ट्यूटोरियल टाइमलाइन के अंदर हूँ इसलिए अभी एक सेटनेस है, ना कि एक बॉस मॉन्स्टर। पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो सभी लोगों के सामने ऑर्डर का जो रियल फेस है वो सामने आ जाता है कि असल में ये कल्ट है जो कि एक रिलीजन का डिस्गाइज पहने हुए है और ये अचानक ही सभी इंसानों के ऊपर हमला कर उस सभी को अपना गुलाम बनाना चालू कर देता है। सभी लोग अभी उसके सामने हाथ जोड़े हुए थे और कहते हैं कि सेटनेस उसका माना सच में काफी ज्यादा कमाल का है। वो एक ऐसे लेवल पर है जो कि हम लोगों को स्वर्ग पहुंचा सकती है। और जैसे सेटनेस उसके अंदर जाती है, उस मशीन के अंदर जाती है, उसके अंदर से मन ओवरवेल्म होना चालू होता है और उसकी प्रेशर की वजह से सभी लोग पीछे की तरफ सरकना चालू हो गए थे। और यहाँ तक किम भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था और इसकी वजह से वो भी थोड़ा सा पीछे सरक गया था। और जो सेटनेस थी वो अपनी माना को लगातार रिलीज कर रही थी और जैसे जो मशीन होती है वो उसको यहाँ पर एक्सेस कर रही थी कि उसको देखने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा नोजी माना मैनेजमेंट है। जिसके बाद जो मशीन होती है वो धीरे धीरे कर उसे पूरी तरह से एनालिसिस कर लेती है और उसके सामने पूरी तरह से शांति छा चुकी थी। किम इसको देख रहा था और सभी लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे कि आखिर वो देखना चाहते थे कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी उन लोगों के सामने सिस्टम पैनल ओपन हो जाता है कि जो सेटनेस है वो 27 की एक प्रेस्ड क्लास है और उसका जो माना लेवल है वो एक 8 का है और उसके पास 6 सर्किट्स है यानी 6 ट्रायल्स है। और सभी लोग माना लेवल के 8 को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसकी फिर से प्रेयर करना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि जैसे उससे उम्मीद करनी चाहिए थी उसके पास शुरुआत से 6 ट्रायल्स है। पर किम काफी ज्यादा घबराया हुआ पसीना होते हुए कहता है कि पर ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए यहाँ पर चेयर करना चाहिए, क्योंकि लेवल 8 के सुपर ह्यूमन को इस तरीके से कंपेयर करना चाहिए कि जैसे कि एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर काफी ज्यादा स्क्वाड्रंट्स है और ये एक चलती फिरती नेशनल लेवल की सुपर ह्यूमन है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तबाही मचा सकती है और एक ऐसा सुपर ह्यूमन जो कि इस तरीके की स्ट्रेंथ से सियोल को पूरी तरह से फ्यूचर में खत्म कर देगा। पर अगर अभी मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा कहता हूँ तो वो लोग मुझे किसी तरीके का पागल समझेंगे और मेरे ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर देंगे। इसलिए मुझे अभी फ्यूचर के बारे में तो ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अभी मुझे मेरे माना को मैनेज करना चाहिए। और ये सोचकर वो अपने ट्रायल्स को यहाँ पे एडजस्ट करने लगा था और वो आगे कहता है और इसने यहाँ पे इतनी ज्यादा अटेंशन को गैदर कर लिया है कि मेरे जैसे एक रूक है जिसके पास 6 ट्रायल्स है वो भी इसके सामने काफी ज्यादा नीचा होगा। पर अचानक जो फिटनेस होती है उसका ध्यान किम की तरफ जाता है और वो किम की तरफ देखना चालू कर देती है। उसके पीछे खड़े हुए लोग उससे कहते हैं कि आखिर अचानक क्या हुआ है, तो वो कहती है कि देखकर ऐसा लगता है कि आप एक अनकॉमन इंडिविजुअल है। जिसके बाद वो जल्दी से किम के पास चली जाती है और पीछे से उससे कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा कमाल की एबिलिटीज है। और उसको इस तरीके से देखकर किम बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और कहता है कि शिट, इसने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया। इसलिए वो एकदम से चिल्ला पड़ता है और वो घबराते हुए कहता है कि रुको, आखिर अभी अभी इस बॉस मॉन्स्टर ने मुझसे क्या कहा। और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो कहता है कि अभी अभी इसने ये सेंस कर लिया है कि मैंने अपने ट्रायल्स को यहाँ पर स्विच किया है। वहाँ खड़े हुए लोग बस यही सोच रहे थे कि अगर वो सेटनेस अचानक उस लड़के से बात क्यों कर रही है, वो देखने में तो कोई आम लड़का ही लग रहा है। पर अचानक जो सेटनेस होती है वो किम का हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो उससे पूछती है कि लड़के आखिर तुम्हारा नाम क्या है। किम घबराते हुए कहता है कि मेरा नाम वॉरियर किम है। और उसकी वजह से वो और भी ज्यादा घबरा गया था और वो घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर केवल प्रीस्टेस का एक रीजन हो सकता है कि उसने आर्क सियोल के अंदर किसी का नाम पूछा हो। इसलिए जो सेटनेस होती है वो कहती है अच्छा वॉरियर किम, मैं यहाँ पर ओल्ड फादर ऑर्डर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करते हुए अपने बारे में कहती हूँ और तुम्हें अपने बहसबत बनाती हूँ। ये सुनने के बाद वो घबराते हुए कहता है कि ओल्ड फादर ऑर्डर और द लॉर्ड ऑफ द ब्लैक गोल्ड थ्रोन हमेशा से जिस तरीके की रेयर पावर तुम्हारे पास है उसे डिजर्व करते हैं। और ये कहते हुए जो सेटनेस होती है वो अपनी एनर्जी को किम के अंदर ट्रांसफर करने लगी थी और वो आगे कहती है इसलिए इस चीज को सबमिट करो और इस हेलिश वर्ल्ड को पीस के अंदर लेकर आओ। सभी लोग उसको देखकर घबराते हुए कहते हैं कि इसको वेप्टिसाइड मिला है, मुझे इससे काफी ज्यादा जलन हो रही है और क्योंकि ये ओल्ड फादर की खुद की पहली एक लड़की है इसी वजह से उसके पास इस तरीके की अथॉरिटी है। पर किम ये देखकर घबराते हुए कहता है कि डैम इट, अगर मुझे यहाँ पर वेप्टिसाइड कर दिया जाता है तो मुझे वेप्टिज्म का ट्रायल मिल जाएगा और अगर ऐसा होता है तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बचेगी, इसलिए मुझे ऑर्डर का पैलेडन बनना होगा। पर जब साउथ कोरिया के खिलाफ लड़ाई होगी जो ओल्ड फादर ऑर्डर है वो वहाँ पर हार जाएगा। और किम इस सब के बारे में सोचते हुए अपना जो हाथ होता है उसे खींच लेता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना। इसलिए वो इस सब के बारे में सोचते हुए जल्दी से अपने हाथ को इस प्रोसेस के अंदर खींच लेता है और अपने आप से कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स करना होगा जिससे मैं इस तरीके की चीज को यहाँ पर रोक सकूं। सभी लोग ये देखने के बाद बहुत बुरी तरीके से घबरा
गए थे और जो किम होता है वो जल्दी से उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि मैं इस बैप्टिसाइज के लिए यहाँ पर रिफ्यूज करता हूँ। ये देखने के बाद जो सेटनेस होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, उसकी शक्ल काफी ज्यादा खतरनाक लगने लगी थी। वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत सुन लिया है, पर किम उससे कहता है कि नहीं, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। ये सुनने के बाद सेटनेस सब काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे खुद की फ्रीडम की वजह से तुम यहाँ पर रिफ्यूज कर सकते हो, पर इस सब के अलावा ओल्ड फादर ऑर्डर ने तुम्हारे ऊपर पहले से ही अपनी नजर डाल दी है। इसलिए वो जल्दी से किम का कंधा पकड़ती है और उसके अंदर एक कर्ज को डालते हुए कहती है, और वो किम से आगे कहती है कि इसके बारे में कभी भी मत भूलना कि तुम्हारे अंदर जो होली रूट्स हैं वो कभी भी कहीं नहीं जाने वाली। ये देखकर किम काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो आगे कहती है कि अगर तुम कभी भी इस तरीके की छोटे से मोटो से नहीं निकल पाओगे तो जो तुम्हारी फ्रीडम है वो कभी भी तुम्हें फ्री विल नहीं देगी। और ये कहकर जो सेटनेस होती है वो वहाँ से चली जाती है। किम का कंधा जल रहा था और वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबराता है और वो कहता है कि चीज का तो कोई भी मतलब नहीं निकलता। उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से जलना चालू हो गया था और उसे बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। वो वहीं पर बैठ जाता है और जोर से चिल्लाना चालू कर देता है और वो लोग उसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते कि अगर तुम्हारे जैसे किसी रूकी की इस तरीके से बैप्टिज्म के लिए रिफ्यूज करने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये सच में काफी ज्यादा बेकार इंसान है। पर हमें पता चलता है कि किम को यहाँ पर एक और दूसरा ट्रायल मिल गया था जिसका नाम डिवाइन फीवर है और असल में ये एक तरीके की पनिशमेंट है जो कि बैप्टिज्म को रिफ्यूज करते हैं उन लोगों को दी जाती है। किम इस चीज को महसूस करते हुए कहता है कि मैं शुरुआत से इसके लिए तैयार था, पर उस सब के बाद भी मेरी बॉडी ऐसा जल रही है जैसे कि मुझे बहुत, और किम इसको इंड्योर करते हुए कहता है कि मैं इसके लिए शुरुआत से ही तैयार था, पर अभी भी मेरी बॉडी इस तरीके से दर्द कर रही है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी के अंदर आग लगा दी गई हो। डिवाइन फीवर एक तरीके की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिबफ है जो कि पूरे गेम के अंदर किसी को दिया जा सकता है और ये उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से जलाती है उसके अंत तक, जिससे कोई भी अपनी नॉर्मल जिंदगी इस तरीके से कभी जी ना पाए और जो उसकी ऑर्डिनरी लाइफ है वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। और यहाँ पर केवल एक ही तरीका है जिससे इस डिवाइन फीवर को यहाँ से निकाला जा सकता है, तो हमें बैप्टिज्म के लिए यहाँ पर रेडी होना होगा। पर मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया है मेरे फ्यूचर के बारे में सोचकर, और ये कहते हुए वो वहीं पर गिर गया था और वो आगे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फ्यूचर में पहुंचने से पहले ही मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और अब उसकी जो आंखें होती है वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने ही वाली होती हैं, पर अचानक कि कोई आता है और उसके चेहरे पर यहाँ पर पानी डालना चालू कर देता है। ये देखकर वो धीरे से आंखें खोलते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन है, और वो उस लड़की को ही देखता है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रही थी और रोते हुए कहती है कि मिस्टर वॉरियर क्या आप ठीक हैं? और इसका नाम बेक सोरेन है। इसको देखकर किम कहता है कि ये तो वही है जिसने मुझे सबसे पहले गाइड किया था, और किम बताता है कि कोई भी इस इंसान की बिल्कुल भी मदद नहीं करता जिसको द डिवाइन फीवर डिबफ दिया गया हो, क्योंकि उन लोगों को ये डर लगता है कि जो नेगेटिविटी है वो उसके साथ फैल सकती है। पर मैं सच में यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, और अब इस पानी की वजह से उसे थोड़ा सा आराम मिला था, इसलिए वो फिर से उठकर बैठने चालू कर देता है और कहता है कि इसे मुझे कुछ समय तक यहाँ पर इंड्योर करना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पर डिवाइन रेजिस्टेंस को भी ऑब्टेन कर लेता है और फिर वहीं पर बैठकर मेडिटेट करना चालू करता है जिससे वो इस डिवाइन फीवर को यहाँ पर रिलीज कर सके। साथ ही वो कहता है कि मैंने इस हिम्मत को बिल्कुल किसी पागलों की तरह रिफ्यूज तो नहीं किया है। जिसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि जो डिवाइन फीवर डिबफ है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, क्योंकि जो टारगेट होता है उसका जो माना होता है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। पर अभी मैं केवल एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन हूँ, इसलिए जो ये डिबफ है वो किसी और के साथ कंपेयर किया जाए तो वो काफी ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से मैं इस सिचुएशन से शायद अभी निकल सकता हूँ। और वो कहता है कि पहली कंडीशन जो कि डिवाइन रेजिस्टेंस को यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए की जाती है कि मुझे उस माना को मास्टर करना होगा जो कि मेरे शरीर के अंदर अभी है ही नहीं। पर जैसे ही वो और भी ज्यादा माना को गैदर करने की कोशिश करता है कि उनको बहुत बुरी तरीके से दर्द होना चालू हो जाता है और फिर से चिल्लाना चालू कर देता है। ये देखकर जो सोरेन होती है वो लगातार उसके ऊपर पानी डाले जा रही थी और वो भी काफी ज्यादा घबरा रही थी। वो कहती कि तुम ये कर सकते हो। किम अपने आप को संभालते हुए कहता है और वो इस चीज को महसूस करते हुए कहता है कि इस पेन फ्री सिचुएशन के अंदर सच में ये पानी बिल्कुल किसी जिंदगी की तरह लग रहा है। जिसके बाद वो फिर से इस चीज को इंड्योर करते हुए कहता है कि मुझे और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जिससे मैं इस कॉन्स्टेंट सेंसेशन के अंदर से बाहर निकल सकूं। जिसके बाद वो पानी और आग दोनों को मिक्स करना चालू करता है और वो मेडिटेट कर रहा था, और जो उसका शरीर के अंदर हमें दिखाते हैं कि पानी और आग दोनों एक दूसरे के साथ एक चक्र बनाना चालू करते हैं। और वो कहता है कि ये बिल्कुल किसी जलती हुई पेन की तरह है, और वो कहता है कि एक जलता हुआ पेन और एक ठंडी सी हवा, और वो उन दोनों को महसूस करते हुए कहता है कि एक जलने का दर्द और एक ठंडा सा रीजन, वो सभी मेरे शरीर के अंदर के माना को इस्तेमाल करते हैं। और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है वो उसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से ब्लू और ब्लैक कलर की फ्लेम्स निकलना चालू हो जाती हैं। सोरेन भी ये देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सभी लोग भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उसने यहाँ पे एक न्यू स्किल को ऑब्टेन कर लिया था जिसका नाम माना वैरियर है। और किम अब इसकी वजह से थोड़े दर्द से बाहर निकल गया था, और वो कहता है कि आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। ये एक लेवल 1 का कॉमन ट्रायल है जो कि किसी भी वॉरियर को ऑब्टेन करना होता है जिससे वो थोड़ा सा डिफेंस कर सके, जिसका नाम माना बैरियर है। सोरेन किम को देखकर कहती है कि मेरे भगवान क्या आप पूरी तरह से ठीक हैं? वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। पर अब सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे और उसके बारे में बातें करना चालू कर देते हैं कि उसने डिवाइन फीवर को ओवरकम कर दिया है। पर आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है कि इसने यहाँ पर किसी तरीके की चीट स्किल को इस्तेमाल किया है? पर किम हमें बताता है कि उसने अभी तक उस चीज को पूरी तरह से कम्प्लीटली ओवरकम नहीं किया है। असल में ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इस बैरियर का इस्तेमाल कर जो डिवाइन फीवर है वो भी इससे बाहर है। पर कम से कम अभी वो उस जलते हुए
भी दर्द से तो पूरी तरह से आजाद हो चुका है। और ये काली सी फ्लेम जो कि इसके अंदर से निकल रही है वो देखने में काफी ज्यादा कूल सी भी लग रही है। जिसके बाद अब उस मशीन के ऊपर चढ़ते हुए कहता है तो अब चलो ठीक है, अब समय आ चुका है कि मुझे मेरे माना को यहाँ पे मेजर कर लेना चाहिए। जिसके बाद लोडिंग होना चालू होती है और किम इसको देख उसी के बारे में सोच रहा था और वो कहता है चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे जो उसकी मैनेजमेंट होता है वो कम्प्लीट हो जाती है तो किम ये देखकर काफी खुश होता है और सभी लोगों को उसके बारे में बताया जाता है कि भले उसका जो माना लेवल है वो अभी 1 है और उसके पास 6 सर्किट्स हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसका लेवल 1 है पर इसके पास 6 ट्रायल्स हैं। ऐसा लगता है कि ये जन्म से एक सुपर रूकी है जिसको मैंने पहली बार देखा है। शायद इसी वजह से सेठ ने इसे चुना था। और सभी लोग उसके बारे में बातें करना और साथ ही उसकी फोटो खींचना चालू कर देते हैं। किम ये देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने भी कुछ जरूरत से ज्यादा अटेंशन को गैदर कर लिया है। मेरा गोल था काउता स्ट्रांगली बनना, वो भी काउता शांति के साथ। सोरेन उसके पास आती है और वो किम को कांग्रेचुलेट करती है और कहती है आज से पहले मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा था जिसने शुरुआत से ही 6 ट्रायल्स को एक्टिवेट कर रखा हो। अब हम लोग आपके सुपर ह्यूमन लाइसेंस के लिए आगे बढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए इशू किया जाएगा। जिसके बाद अब वो लोग सोरेन के केबिन के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो किम को उसका लाइसेंस देती है और कहती है कि ये रहा आपका लाइसेंस। और साथ ही उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बताती है कि अब वो एक ऑफिशियली सर्टिफाइड सुपर ह्यूमन बन चुका है। किम अपने लाइसेंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि सच में इसको पाने के लिए मैंने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी। और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहना चालू हो जाते हैं। जिसके बाद अब सोरेन उससे कहती है तो चलिए ठीक है, अब मैं आपको जो लेवल 1 के प्रिविलेजेस हैं वो सारे के सारे बताना चालू कर देती हूँ। और जैसे वो बताना चालू करती है उससे पहले किम कहता है कि मुझे सब के बारे में पहले से ही काफी अच्छे तरीके से पता है कि जो मेरा टैक्स है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, मैं वेपन्स को अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। और जैसे जैसे मेरे लेवल्स बढ़ते जाएंगे उसके साथ जो मेरे टैक्सेस हैं और बाकी जितनी भी चीजें वो काफी ज्यादा कम होती जाएंगी। और इसके अलावा मेरे पास टेलीपोर्टेशन के फ्री एक्सेस रहेंगे और इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। ये देखने के बाद सोरेन काफी हैरान होती है और कहती है तुम्हें तो इसके बारे में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पता है। किम उससे कहता है क्योंकि मैं असल में गेम एडिक्ट हूँ। पर फिर वो आगे कहता है कि मेरा मतलब ये है कि जो एक डॉक्टर था उसने मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बताया था। जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि सब के अलावा क्या तुम्हें देख ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर केवल समय ही बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए थे जो कि उसकी फोटो वीडियो बनाने में लगे हुए थे और साथ ही उसके फैन भी थे जो कि उसे ऑटोग्राफ मांगना चाहते थे। किम उससे कहता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा रास्ता है जहाँ से मैं कविता से शांति से निकल सकता हूँ। ये सुनने के बाद सोरेन उससे कहती है कि बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए इस चीज को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। ये सुनकर वो कहती है क्या पहले से ही तैयार? और ये देखकर वो कविता शर्माना चालू कर देता है। जिसके बाद जो सोरेन होती है वो उससे कहती है तो चलो मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम उन दोनों को वहाँ से भागता हुआ दिखाते हैं जहाँ पर किम उसकी ज्यादा केयर करने की वजह से सोरेन का शुक्रिया करता है क्योंकि उसने इसको छुपने के लिए सीक्रेट क्लोव दिया था और साथ ही उसे सीक्रेट पैसेज से भी बाहर निकाल रही थी। सोरेन उससे कहती कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। सोरेन कहती कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी हम लोगों को एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। और इसकी वजह से किम को भी अब यहाँ पे एक न्यू ट्रायल मिल चुका था। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मुझे एक और ट्रायल बिल्कुल फ्री में मिल गया। फिर सोरेन उसे बताती है कि अब ठीक है, तुम यहाँ से सीधे सीधे जाकर यहाँ से बाहर निकल सकते हो और केवल रूल्स की वजह से मैं बस तुम्हें यहाँ तक ही गाइड कर सकती हूँ। किम उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि यही बहुत जरूरत से ज्यादा है। इसके बाद वो उससे कहती है कि ठीक है, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, अब तुम यहाँ से काफी अच्छे तरीके से जाना। किम ये देखकर खुश होता है और कहता है, और किम उसको वहाँ से जाता हुआ देखकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में इस गेम के अंदर कोई इस तरीके का इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकती है। वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छी है, एक बार मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तो जिसका ये फेवर है उसे पूरी तरह से रीपे जरूर करूंगा। और उसे याद आता है कि इसके अलावा आखिर इसका नाम क्या है, इसने मुझे इसका बिजनेस कार्ड दिया था। और जैसे ही उसको चेक करता है और जैसे ही उसका नाम देखता है तो किम के ये देखने के बाद सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था क्योंकि वो देखता है कि उसका नाम सोरेन है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वो इसके बारे में बताता है ये तो वो नाम है जो कि इस गेम के सबसे ज्यादा 3 स्ट्रॉन्गेस्ट SSR रैंक के वॉरियर्स हैं उनके नामों में से एक है। और वो तो एक बारबेरियन थी जिस वजह से उसकी जो अपीयरेंस थी वो हमेशा से काफी ज्यादा स्कैरी लगती थी। और अब मुझे पता चल चुका है कि इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था और उसका जो चेहरा है वो काफी ज्यादा जाने पहचाना सा लग रहा था क्योंकि गेम के अंदर वो हमेशा ही काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि असल वो इस तरीके की इंसान भी हो सकती है जिसका चेहरा इतना ज्यादा प्यारा लगता हो और वो इतने ज्यादा अच्छे तरीके से मुस्कुरा सकती है। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर उसके साथ इस दुनिया के अंदर क्या हुआ होगा। मैं तो बस अब ये सोचता हूँ कि आखिर इस दुनिया के अंदर उसके साथ क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो बारबेरियन बन गई थी।